सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबी सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 4 मार्च का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार आज का कंटेंट देख लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 6 न्यूज़ को पिक किया है और 6 की 6 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही है। इसमें अलग अलग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, प्लस मैंने भी इसके अंदर कुछ अलग से कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया है, तो उसके ऊपर हम डेप्थ में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़ बोलना क्या चाह रही है। ठीक है, तो जो पहली न्यूज़ है वो आरबीआई टाइटन्स ओवरसाइट ऑन एनबीएफसी लेंडिंग टू स्ट्रेस बोरोवर्स टू कर्व एवरग्रीनिंग। तो ये एवरग्रीनिंग प्रोसेस होती क्या है, इससे कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आरबीआई ने कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं। और वो सॉल्यूशन क्या है, ईसीएल, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये अपने आप में एक डायरेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, 3 डायनेमिक स्टेजेस हैं, उसके ऊपर बातें करेंगे हम, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी है, उसको भी रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे न्यू मॉडल को ओल्ड मॉडल के साथ और देखेंगे कि ओल्ड मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉल्व कर रहा है ईसीएल। जब आरबीआई ने ईसीएल को इंट्रोड्यूस कराया तो आरबीआई उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रिक्टर हो गया। तो वो स्ट्रिक्टनेस क्या थी, वो उन 3 स्टेज को डिस्कस अब हम करेंगे ना तो हमें समझ आएगा। तो ये पूरा फ्लो होने वाला है पहली न्यूज़ का। सेकेंड न्यूज़ क्या है, कतर एलएनजी डिस्ट्रप्शन थ्रेटन्स इंडियाज फर्टिलाइजर सप्लाई और राइजिंग फार्म एंड सब्सिडी रिस्क। तो हमें पता है कि जो कतर है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर है, एलएनजी सप्लाई सेकेंड लार्जेस्ट है। तो कतर हमें इंडिया को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलएनजी प्रोवाइड कराता है। अभी हमें पता है कि वहाँ पर उस साइड में मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो उसकी वजह से कतार का जो एलएनजी प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से इन द एंड वो एलएनजी हमें प्रोवाइड नहीं करा पाएगा जितना हमें चाहिए, और हम फिर एलएनजी का यूज़ करके खुद भी फर्टिलाइज़र नहीं बना पाएंगे, तो हम फर्टिलाइज़र भी नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया की फर्टिलाइज़र सप्लाई थ्रेटन हो जाएगी, ठीक है, या वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और उसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और जब वो इंपोर्ट कराएगी तो वो महंगे दामों में स्पॉट मार्केट से इंपोर्ट कराएगी, या तो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कराएगी या एलएनजी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, वो भी स्पॉट मार्केट से। और स्पॉट मार्केट में सब कुछ महंगा मिलता है, तो जितना भी लॉस होगा फिर इन द एंड वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करेगी। तो उसकी वजह से जो उसका फिजिकल कंसोलिडेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, उल्टा फिजिकल डेफिसिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी फिर। क्योंकि इन द एंड ये फर्टिलाइज़र को गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र के जितना भी प्राइस है वो सारा का सारा पास ऑन नहीं कर सकती फार्मर्स पे, क्योंकि फार्मर्स नहीं पे कर पाएंगे उतना। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आएंगे, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने आपको भी जस्ट ओवरव्यू दिया है। थर्ड न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 हाईलाइट मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन पॉलिसी एंड इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यूएन ने इसको कब रिकॉग्नाइज किया है इसके बारे में बात करेंगे। थीम क्या थी इस बार की, थीम के बारे में बात करेंगे। वैसे थीम जो है ना ज़्यादा टिल्टेड थी टुवर्ड्स मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इंडिया का ग्लोबल लीडरशिप, जो इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर IBCA आएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात करेंगे। चीता चीता प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश आता है, MP, इसके अंदर 11 नेशनल पार्क्स हैं, तो उसकी लोकेशन भी देखेंगे, ठीक है। फोर्थ न्यूज़ क्या है, फोर्थ न्यूज़ है HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, द 40-60 रिस्क शेयरिंग PPP फ्रेमवर्क रिवाइविंग हाईवे इन्वेस्टमेंट। तो हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट होती है वो जो है ना प्रोजेक्ट्स करती है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, तो वो कैसे परफॉर्म करती है, वहाँ पर फंडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये एक एडवांस फंडिंग मैकेनिज्म है और अभी का जो है बिल्कुल नया मैकेनिज्म है। 2016 को मेरे ख्याल से इसको लॉन्च किया था। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो HAM है क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके साथ ट्रिपल P किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग करी है, ठीक है। तो होती क्या है, और यहाँ पर 40-60 का रिस्क क्या है, रिस्क शेयरिंग कैसे कर रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। तो वो समझने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे और फिर प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी हम थोड़ी बात करेंगे। फिफ्थ न्यूज़ क्या है, फिफ्थ न्यूज़ बता रही है नीति आयोग ने प्लान किया है मेजर ओवरहॉलिंग ऑफ द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म, जिसको बोलते हैं NDAP, NDAP,
टू इंटीग्रेट बिग डाटा एंड जनरेटिव एआई। तो अभी हमारे जो करंट मॉडल है उसमें बहुत दिक्कत है, ठीक है। जो हमारा एंड ऐप है उसमें बहुत प्रॉब्लम है, वो स्टैटिक चीज़ों को ही होल्ड कर पाता है। जब उसमें कोई डायनेमिक चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम पे उसको नहीं संभाल पाता। तो अब नीति आयोग उसमें कुछ मेजर ओवरहॉलिंग कर रहा है, और वो क्या है, उसे इंटीग्रेट कर रहा है विद द बिग डेटा एंड जनरेटिव एआई। तो हम देखेंगे कि कौन करने में इसको हेल्प करेगा, ठीक है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सिक्स न्यूज़ क्या है? सिक्स न्यूज़ है, बैंक्स फेस रेगुलेटरी रोड ब्लॉक ऑन एजुकेशन लोन्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड गिफ्ट सिटीज़। तो ये इसमें कुछ एजुकेशन लोन्स पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट वीज़ा की बात होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम बातें करेंगे यहाँ पर। अभी मैं आपको इससे ओवरव्यू दिया है, हम इसको डेप्थ में जाके हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये होने वाला है पूरा का पूरा न्यूज़ का फ्लो। तो अब स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से, ठीक है। तो पहली न्यूज़ पे चलते हैं। पहली न्यूज़ क्या बोल रही है? आरबीआई टाइटन्स ओवरसाइट्स ऑन एनबीएफसी लेंडिंग टू स्ट्रेस बोरोवर्स टू कर्व एवरग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेस बोरोवर की बात करी गई है, स्ट्रेस बोरोवर्स। तो जो बोरोवर्स है वो पहले से ही स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर उसको बिल्डअप करेंगे, फिर उस न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जो आरबीआई है उसने कॉट किया, उसने पकड़ा है कुछ एनबीएफसीज को, और एनबीएफसीज को जो ना शैडो बैंक भी बोलते हैं, कि एनबीएफसीज क्या कर रही थी, वो नया लोन, न्यू लोन्स दे रही थी उन कस्टमर्स को जो पहले से स्ट्रेस्ड है, ठीक है, जिन्होंने पहले से ही अपना पेमेंट मिस किया है, अपनी ईएमआई मिस करी है उन ओल्डर लोन्स, ठीक है। तो आरबीआई सस्पेक्ट कर रहा है कि ये तो ओल्ड क्लासिक टैक्टिक है जिसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग में क्या होता है? एवरग्रीनिंग में दिया जाता है फ्रेश मनी टू द बोरोवर, फ्रेश मनी टू द बोरोवर, सो दैट कि जो बोरोवर है अपना ओल्ड डेब्ट को पे कर पाए, और ये फैक्ट हाइड हो जाए कि जो बोरोवर है वो असल में स्ट्रेस्ड है, वो फेल कर रहा है, वो ईएमआई ही नहीं पे कर पा रहा ओल्ड लोन पे। तो बताओ, अगर वो ओल्ड लोन पे ही ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है तो वो न्यू लोन पे कैसे कर पाएगा? तो जो एसेट है, जो न्यू लोन बना, अब न्यू लोन बना, भाई वो भी तो एक स्ट्रेस एसेट ही है, वो भी तो एक स्ट्रेस एसेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक जो है ना ये सब चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करता है, बैंक और एनबीएफसी। तो आरबीआई क्या बोल रहा है? आरबीआई बोल रहा है कि हम इस प्रोसेस को, जो लोन की प्रोसेस है, एवरग्रीनिंग प्रोसेस आप करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हम इसको एंटायरली बैन नहीं कर रहे हैं, पर डिमांड कर रहे हैं, आरबीआई डिमांड कर रहा है कि एक स्ट्रिक्ट और बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज़ को यूज़ करो, सो दैट कि ये सुनिश्चित हो पाए, ये इंश्योर हो पाए कि जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप टैक्टिक यूज़ कर रहे हो, वो एक्चुअली में बैड लोन्स को हाइड करने के लिए नहीं है। भाई एवरग्रीनिंग प्रोसेस करता है बैंक, बैंक भी करता है, एनबीएफसी भी करती हैं, पर वहाँ पर पूरा एक रीज़न होता है, ठीक है। जस्ट ये फैक्ट को हाइड करना कि बोरोवर फेल कर रहा है, इसके लिए यूज़ ना हो, तो आरबीआई बोल रहा है कि ठीक है, हम इस लोन को, इस प्रोसेस को एंटायरली बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़े स्ट्रिक्टर और बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज़ को यूज़ करो, कि ऐसा ना लगे कि आप एक बैड लोन को मास्क करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार समराइज़ करते हैं कि एक बैंक है या एनबीएफसी है, इसने पहले कोई कस्टमर को या बोरोवर को लोन दिया, ठीक है, ओल्ड लोन। अभी इस ओल्ड लोन को ये चुका नहीं पाया, ठीक है, इसने अपनी सारी की सारी ईएमआई मिस करी फॉर एग्जांपल, और ये ओल्ड लोन जो है एक तरीके से एनपीए में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब स्ट्रेस्ड हो गया, स्ट्रेस एसेट। तो यहाँ पर एनबीएफसी और बैंक इसको क्यों करते हैं, इस एवरग्रीनिंग प्रोसेस को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जो है ना अपने बैलेंस शीट को, या मैं बोलूँ लोन बुक को अच्छा दिखाना होता है, क्लीन दिखाना होता है। अगर वो क्लीन दिखाएंगे तो जो उनकी लोन बुक है वो अट्रैक्टिव बन जाएगी। अगर वो अट्रैक्टिव बन जाएगी तो वो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, जिससे उनको और पैसा मिलेगा, फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए करती है, तो इसलिए इससे ये सब चीज़ें करने के लिए, कि अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी लोन बुक को अच्छा दिखाने के लिए, क्लीन दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, सो दैट कि वो अट्रैक्ट कर पाए एक इन्वेस्टर को। तो ये एनबीएफसी और बैंक क्या करती हैं, ये फैक्ट को हाइड करना स्टार्ट कर देती हैं कि जो बोरोवर है इसने अपनी ओल्ड लोन को मिस किया है, इसकी ओल्ड लोन जो है वो पहले से एनपीए में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या करती हैं, इसको बचाने के लिए एक न्यू लोन दे देती हैं इस बोरोवर को, और ये न्यू लोन के थ्रू ये बोरोवर क्या करता है, इस न्यू लोन को यूज़ करता है और अपने ओल्ड लोन को पे कर देता है। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है कि इसने ओल्ड लोन जो कि एनपी में कन्वर्ट हो रहा था वो कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो तो पेड ऑफ हो गया, ये तो पेड ऑफ हो गया। अब बस अब दिख क्या रहा है कि इस बैंक ने इस बोरोवर को, ये इस एनबीएफसी ने इस बोरोवर को ये वाला लोन दे रखा है, अब ये दिख रहा है बस। और अब मुझे बताओ, उसने अपना ओल्ड लोन तो मिस किया, ठीक है, ओल्ड लोन को एनपीए में कन्वर्ट करने की कोशिश तो करी ही करी, उसने ईएमआईज मिस करी। तो जो न्यू लोन है, ये जो न्यू एसेट दिख रहा है, ये भी तो एक्चुअली में ही स्ट्रेस्ड एसेट है, ठीक है।
इसका भी कहाँ पेमेंट कर पाएगा ये बोरोवर, ठीक है। फिर ये भी एक तरीके का स्ट्रेस एसेट है। अब इसको बचाने के लिए, इस फैक्ट को हाइड करने के लिए दोबारा एक बैंक दोबारा लोन देगा, नया लोन देगा, ठीक है, एक और न्यू लोन देगा। तो इसी प्रोसेस को, इसी को बोलते हैं एवरग्रीनिंग, बार बार नया लोन देते रहना ओल्ड लोन को चुकाने के लिए। और ये फैक्ट हाइड करना कि जो बोरोवर है वो फेल कर रहा है, ठीक है, या बैड लोन को मास्क कर रहे हैं एनबीएफसीज या बैंक्स। तो ये चीज़ें ना हो तो आरबीआई ने कुछ चीज़ें डिमांड करेंगी कि भाई आप जो है ना थोड़ा स्ट्रिक्टर हो जाओ और बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज़ को यूज़ करो, कि उसमें ऐसा ना लगे कि आप एक बैड और एनपी वाले एसेट को कवर करने की कोशिश करो, मास्क करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाहता है आरबीआई, क्योंकि जनरली देखो एवरग्रीनिंग प्रोसेस होती ज़रूरी है। कभी कभी कुछ केसेस में होता है जहाँ पर एक प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू आप एवरग्रीनिंग कर सकते हो, मतलब आप न्यू लोन को यूज़ करके ओल्ड लोन को पे कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे रीजनिंग होती है, ठीक है, बोर्ड का अप्रूवल होता है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आरबीआई यहाँ पर यही बोल रहे हैं, हम इस प्रोसेस को एंटायरली बैन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोन्स को हम एकदम बैन नहीं कर रहे हैं, पर हम थोड़ा चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा एनबीएफसी थोड़ा स्ट्रिक्टर हो जाए, ठीक है, और बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज़ पे ही वर्क करें और आप हाइड ना करें बैड लोन्स को। बस ये बोलना चाह रही है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। द कोर इशू डिस्कवर्ड बाय द आरबीआई, देखो सेम चीज़ है। जब उन्होंने अपना एनुअल इंस्पेक्शन किया तो आरबीआई के ऑफिशियल्स ने एक पैटर्न को नोटिस किया। एनबीएफसी जो है फ्रेश लोन को दे रही थी, जैसे फ्रेश लोन, यहाँ पर फ्रेश लोन कैसे लोन थे, लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी टू द इंडिविजुअल हु वर करंटली डिफॉल्टिंग ऑन देयर डिफरेंट लोन्स, लाइक व्हीकल लोन पे वो डिफॉल्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन। लूप होल क्या होता है, द लूप होल द एनबीएफसी वॉज यूजिंग इज दैट ओरिजिनल लोन वॉज इन द एसएमए स्टेज पे थी, मतलब एनपीए होने के कगार पे थी, मैंने बोला ना एनपीए बन रही थी, उसकी ओर जा रही थी, पर अगर 90 दिन से ज़्यादा हो जाता तो भाई वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाती, ठीक है। तो क्योंकि वो एसएमए स्टेज में थी, एसएमए से स्टैंडर्ड लोन में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने न्यू लोन्स देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, एनबीएफसी ने। तो यहाँ पर ये डिस्कवर किया, ठीक है, ये कोर इशू था जो डिस्कवर किया आरबीआई ने। तो ठीक है, अब देखते हैं आरबीआई का स्टैंड क्या है। द आरबीआई स्टैंड, द आरबीआई इज स्टेपिंग इन टू क्लोज दिस पर्टिकुलर लूप होल विद द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो उसने कुछ डायरेक्टिव्स बताए हैं, वही सेम डायरेक्टिव हम थोड़ा पढ़ेंगे इसको। नो ब्लैंकेट बैन बट स्ट्रिक्ट रूल्स। तो आरबीआई ने बोला कि हम सारे के सारे लोन्स को बैन नहीं करेंगे या उस प्रोसेस को बैन नहीं करेंगे जो कि आप यूज़ कर रहे हो, बट आप थोड़े स्ट्रिक्ट रूल को यूटिलाइज करो। तो आरबीआई ने एक्नॉलेज किया है कि यहाँ पर कोई लेजिटिमेट कॉमर्शियल रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक बोरोवर को, एक स्ट्रेस बोरोवर को नए लोन दिए जा रहे हैं, ठीक है। मे बी उसको टेम्प्रेरी कैश फ्लो की इश्यूज हो सकते हैं। तो देयरफॉर जो आरबीआई है वो डायरेक्टली बैन नहीं कर रहा है इस प्रैक्टिस को एंटायरली, ठीक है, इस प्रोसेस को बैन नहीं कर रहा है डायरेक्टली, पर वो बोल रहे हैं कि भाई आप थोड़े स्ट्रिक्टर रूल्स को अप्लाई करो। बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। तो अगर एक एनबीएफसी तब भी ये काम करना चाहता है तो उसको जो है ना एक रिटर्न बोर्ड अप्रूव पॉलिसी लेनी पड़ेगी, जहाँ पर वो एग्जैक्टली बता रहे हैं कि किस सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने, एक एनबीएफसी ने एक डिफॉल्टर को लोन दिया, न्यू लोन दिया, ठीक है। वो सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस बताने पड़ेंगे, रिटर्न बोर्ड अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। और कौन से आप सेफ गार्ड, एक एनबीएफसी कौन से सेफ गार्ड को यूज़ कर रही है ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपने नया मनी दिया है ना, न्यू मनी दिया है डिफॉल्टर्स को, वो ना हो जाए, वो एनपीए में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो भी आपको इंश्योर करना है, एक एनबीएफसी को इंश्योर करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तीसरा क्या स्टैंस है आरबीआई का, कि बोरोवर लेवल रिस्क देखना है ना कि प्रोडक्ट लेवल पे देखना है। मतलब आरबीआई यहाँ पर एनबीएफसी को क्या बोल रहा है कि देखो, अगर आप जो है ना बोरोवर को देखोगे, लोन प्रोडक्ट्स को नहीं देखोगे। तो मान लो जो ओल्ड लोन था, आपने ओल्ड लोन दिया, एक एनबीएफसी ने एक बोरोवर को ओल्ड लोन दिया था, ठीक है, बोरोवर को, पर वो दिया था मान लो कार के लिए, और वो जो ना अभी एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो, वो एसएमए 1 स्टेज में था। एसएमए 1 स्टेज होती है 31 और 60 डेज तक कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है उस लोन पे, तो उसको एसएमए 1 कैटेगरी में डालते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में डालते हैं। हम इसको थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो एनबीएफसी ने ओल्ड लोन दिया एक बोरोवर को, जो कि कार के लिए लोन था, और वो एसएमए 1 कैटेगरी में पहुंच गया, ठीक है, स्टैंडर्ड लोन से वो एसएमए 1 कैटेगरी में पहुंच गया। तो आरबीआई बोल रहा है, अगर आप इनको नया लोन देते भी हो, ठीक है, इस बोरोवर को नया लोन देते भी हो जो कि एक डिफॉल्टर बन चुका है, तो आप इस नए लोन को भी कैटेगराइज करोगे किसके अंदर, एसएमए 1 कैटेगरी में, ठीक है, सेम कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में वो पहुंच गया था पहले, उसी कैटेगरी में आप उसको कैटेगराइज करोगे नए लोन को। भाई सेम चीज़ होगी ना, देखो बोरोवर अभी भी नहीं, तब भी नहीं पे कर पा रहा था, अभी भी नहीं पे कर पाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सेफ गार्ड भी देखने हैं,
और क्यों आप एक बोरोवर को दे रहे हो पैसा वो भी समझने की ज़रूरत है। और प्रोडक्ट लेवल पे नहीं देखना है, बोरोवर पे देखना है, क्योंकि बोरोवर ही तो असलियत में क्रेडिट रिस्क है। जो रिस्क आ रहा है वो बोरोवर की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो आरबीआई बिलीव कर रहा है एनी न्यू लोन गिवन टू द सेम कस्टमर वो भी इंस्टेंटेनियसली क्लासीफाई हो जाएगा SMA1 में, अगर पुराना वाला SMA1 में है तो, बिकॉज द बोरोवर देमसेल्फ इज अ क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो ये सारे के सारे आरबीआई के स्टैंड थे। अब आगे बढ़ते हैं। द अकाउंटिंग एंगल इंड एएस वर्सेस इंडियन जीएएपी, ठीक है। ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है थ्रेशोल्ड के बारे में कि एनबीएफसी विद द नेट वर्थ ऑफ ओवर 250 करोड़ मस्ट फॉलो सम स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग रूल, जिसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, विच आर स्ट्रिक्टर देन द ट्रेडिशनल GAAP रूल्स। यहाँ पर बैंक फॉलो करते हैं, बैंक जो है उसमें ओल्ड मेथड फॉलो करते हैं। देखो GAAP मेथड क्या है, इसके अंदर एक बैंक या एनबीएफसी तब तक रुकी रहती है जब तक वो लोन जो है एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो जाता। भाई एक लोन एनपीए में कब कन्वर्ट होता है? आफ्टर 90 डेज। आफ्टर 90 डेज उसको कंटिन्यूसली कोई पेमेंट ना मिले, ईएमआई ना मिले, तो वो जो लोन है, जो स्टैंडर्ड लोन है, वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर 90 डेज वो जो स्टैंडर्ड लोन है वो बैड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तब बैंक क्या करता है? तब देखते हैं अरे अरे ये तो कन्वर्ट हो गया। अब हम जो है ना थोड़ा अपनी कैपिटल में से थोड़ी प्रोविजनिंग करते हैं, ठीक है। अब करेंगे प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है? कुछ पैसों को, कुछ मनी को असाइड कर देना कैपिटल में से, अपने खुद की कैपिटल में से, सो दैट मतलब रिस्क को हेज करने के लिए, जो भी रिस्क है उससे, ठीक है। तो देन यू सेट असाइड प्रॉफिट्स टू कवर द लॉस, ठीक है। तो अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हटा के उस जो लॉस है उसको कवर करने की कोशिश करता है बैंक, ठीक है। तो ये क्या है? ओल्ड मेथड था, GAAP मेथड है, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है आरबीआई बोल रहा है कि आप जो है ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला तरीका यूज़ करो, उस मेथड को यूज़ करो। यहाँ पर ही आता है गेम ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का, ठीक है। अब मैं आपको इस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में बताता हूँ। देखो हमारा पुराना सिस्टम GAAP, ठीक है, गैप जो था वो क्या है? वो एक रिएक्टिव सिस्टम है। भाई पहले कुछ हो जाता है, पहले प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम अकर हो जाती है मतलब लॉस जो है ना इंकर्ड हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसके बाद बैंक क्या है? उसके बाद बैंक अपना प्रॉफिट में से या अपनी कैपिटल में से, बोल दूं प्रॉफिट स्लैश कैपिटल में से या रिटेन अर्निंग में से कुछ पैसा सम मनी असाइड कर देता है। और वो इसलिए करता है जस्ट टू कवर द लॉस ऑन द एनपीए, ठीक है, या बैड लोन पे जो होने वाला लॉस है उसको कवर करने के लिए बैंक अपने प्रॉफिट या अपने कैपिटल या अपने रिटेन अर्निंग में से कुछ मनी को सेट असाइड कर देता है जस्ट टू कवर द लॉस ऑन द बैड लोन, ठीक है। ये क्या है? ये प्रोसेस है रिएक्टिव प्रोसेस, कुछ होने के बाद बैंक कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन आरबीआई क्या बोला है? देखो आप जो है ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करो, मतलब इसमें क्या है? ECL को यूज़ करो, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को यूज़ करो, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को, ठीक है। इस मेथड को यूज़ करो। ये जो मेथड है ना, तो ये मेथड है प्रोएक्टिव मेथड। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव मेथड, प्रोएक्टिव प्लस फॉरवर्ड लुकिंग मेथड। आप दूर देखते हो, आप दूरदर्शी बन जाते हो, दूर आने वाले टाइम में देखते हो और यहाँ पर ये देखते हो कि भाई इस बंदे के कितने चांसेस हैं। फॉरवर्ड लुकिंग मेथड इस पर्टिकुलर बोरोवर के कितने चांसेस हैं कि ये आने वाले फ्यूचर में डिफॉल्ट करेगा। आप यहाँ पर आप प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को एनालाइज करते हो उस पर्टिकुलर बोरोवर के बारे में, ठीक है। और अगर आपको ऐसा दिख रहा है, फ्यूचर में ऐसा लग रहा है, बैंक को फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि ये बंदे की इतनी % चांसेस है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये कोई पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा, ये बोरोवर डिफॉल्ट करेगा। तो आज के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे जब ये लोन इशू हो रहा है, तभी कुछ कैपिटल में से या प्रॉफिट में से या रिटेन अर्निंग में से कुछ मनी को असाइड कर देना है जस्ट टू कवर द लॉस ऑफ द
लोन, कवर द लॉस ऑन द लोन, ठीक है। तो ये है, तो जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है यहाँ पर देखो, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ये एक ऐसा मेथड है, ये एक प्रोएक्टिव मेथड है जहाँ पर बैंक क्या करता है, जब एक लोन इशू हो रहा होता है ना, जब लोन इशू हो रहा होता है तो उसी टाइम पे प्रेजेंट में बैंक जो है ना उस बोरोवर के बारे में जानने की कोशिश करता है और फ्यूचर में जाके देखता है कि यार कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये बोरोवर डिफ़ॉल्ट करेगा। अगर बैंक को लग रहा है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उनके फाइनेंशियल मॉडल के थ्रू उनको पता चल रहा है ऐसा, ठीक है, या उनके इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मेथड से उनको पता चल रहा है, ठीक है, वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ठीक है, या वो कुछ डाटास को यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं जिसका वो यूज़ करता है बैंक। कुछ ऐसे फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं, उससे वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर अबाउट द बोरोवर कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो फ्यूचर में बोरोवर है डिफ़ॉल्ट करेगा। अगर उनको लगता है कि यार बहुत प्रोबेबिलिटी है या इतनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो प्रेजेंट में जब ये लोन इशू हो रहा है, प्रेजेंट में जब ये लोन इशू हो रहा है, तभी उसी टाइम पे बैंक को जो है कैपिटल में से कुछ मनी को सेट असाइड कर देना है जस्ट टू कवर द लॉस ऑन द पर्टिकुलर लोन, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोएक्टिव है और प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, जब लोन इशू हो रहा है तभी ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत प्रोएक्टिव है, इससे बैंक हमेशा सेफ रहेगा। तो इनडायरेक्टली ये काम क्यों कर रहा है, आरबीआई क्यों चाहता है कि आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को ऐसे मेथड को यूज़ करो कि भाई बैंक जो है सेफ रहे, ठीक है। अगर बहुत सारे लोन जो है वो एनपीए में कन्वर्ट भी हो जाए, उसके बाद भी बैंक के पास ऑपरेशनल पावर रहे, भाई बैंक अपना खर्चा निकाल पाए, ठीक है, बैंक सेफ रहे, बैंक सेफली रन करे। क्योंकि अगर बैंक सही से रन नहीं करेगा तो उसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। प्लस कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो कि डोमेस्टिक या सिस्टमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे बैंक अगर डूबे तो पूरी इकोनॉमी को डुबो देते हैं। तो आरबीआई नहीं चाहता ऐसा हो, तो आरबीआई ने शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, एससीबीज के लिए इस ईसीएल को बोल दिया है कि आप इसको यूज़ करोगे, इस मेथड को यूज़ करोगे। ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, पेमेंट बैंक्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, सिर्फ इनके लिए, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, ये वाले जो बैंक्स हैं, ये ईसीएल मॉडल को यूज़ करेंगे, जो कि एक प्रोएक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग मेथड है, यहाँ पर बैंक कुछ फाइनेंशियल मॉडल का यूज़ करके अपने बोरोवर के बारे में जानने फ्यूचर में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बोरोवर की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट करेगा। तो अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही होती है बैंक को, तो बैंक जो है जब इशू हो रहा होता है लोन प्रेजेंट में, तभी अपनी कैपिटल में से या प्रॉफिट में से, रिटेन अर्निंग में से कुछ मनी को सेट असाइड कर देती हैं, ठीक है, सो दैट कि बैंक सेफ रहे, बस, ठीक है। ये अब थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इसमें आगे इन्होंने मैकेनिज्म दे रखा है, हाँ। एक बार पहले पूरा पढ़ तो लेते हैं ये क्या है, ठीक है। यू मस्ट एंटिसिपेट लॉस अर्ली अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इफ अ लोन इज 30 days पास्ट ड्यू, एंटरिंग हो रहा है वो SMA 1 में, तो इट इज़ कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, ये असलियत में जो ये जो SMA 1 वाली कैटेगरी है ना, सेकंड स्टेज में आती है, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एनबीएफसी को इमीडिएटली स्टार्ट सेटिंग असाइड मनी टू कवर द लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ठीक है, यहाँ पर लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, हम आगे बात करेंगे, स्टेजेस अलग अलग बात करेंगे, ऑफ दैट एसेट रेदर देन जस्ट वेटिंग फॉर इट टू ऑफिशियली बिकम एन एनपीए, ठीक है, बस इतना है। आगे बढ़ते हैं, अब मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं कि ये ईसीएल कैलकुलेट कैसे होता है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, भाई कोई रैंडम गैस मत मारो, फाइनेंशियल मॉडल यूज़ करो, ठीक है। बैंक को बोल रहा है कि सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम यूज़ करो, मॉडल्स यूज़ करो, और कुछ तीन डाटा ड्रिवन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जब आप ये 3 डाटा ड्रिवन वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर लोगे, तो आप पता है फाइनली क्या करना, ईसीएल को इक्वल कर देना पीडी इंटू ईएडी इंटू एलजीडी। अभी पीडी क्या है, ईएडी क्या है, एलजीडी क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पीडी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ये वो एक स्टैटिस्टिकल लाइक्लीहुड है कि भाई बोरोवर जो है, ये जो पर्टिकुलर बोरोवर है, ये विल डिफॉल्ट ओवर अ गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। जो गिवन टाइम फ्रेम है, मान लो लोन ले रहा है ये बोरोवर जो है, 5 साल का लोन ले रहा है, तो इस 5 साल के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल 5 साल के अंदर अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या स्टैटिस्टिकल लाइक्लीहुड है कि वो बोरोवर जो है डिफॉल्ट करेगा, वो पीडी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ईएडी क्या बताता है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। अगर एक बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो कितना फाइनेंशियल अमाउंट जो है एक बैंक इज एक्सपोज टू, ठीक है, 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, कितना अमाउंट वो ऐसा है जिसके लिए बैंक का एक्सपोजर है उतना, ठीक है, मतलब कितना प्रिंसिपल है,
अकर्ड इंटरेस्ट है, या कोई अनयूज्ड बट कमिटेड क्रेडिट लाइन है जो कि एक बोरोवर यूज़ कर चुका है, ठीक है। और अब बैंक के लिए वो क्या है, एक एक्सपोजर बन गया, ठीक है। तो वो ही बताना है कि कितना वो टोटल अमाउंट है, वो ईएडी कितना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट फाइनेंशियल अमाउंट द बैंक इज एक्सपोज टू, ठीक है। वो ये वैल्यू होगी। लॉस गिवन डिफॉल्ट, अगर एक बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो कितना मनी एक्चुअली में लॉस हो जाएगा फॉर ओवर, वो ये बताता है। लॉस गिवन डिफॉल्ट, मान लो एक कार है 10 लाख रुपए की, ठीक है। 10 लाख का, सॉरी, एक कार को खरीदने के लिए 10 लाख का लोन लिया, वो बैड हो गया। तो बैंक क्या है, बैंक रिपोजेस कर लेता है उस कार को, ठीक है। बैंक अपने पास रख लेता है वो कार को, और फिर वो सेल करता है। सेल करने के बाद उसने सिर्फ 6 लाख रुपए ही रियलाइज करे, ठीक है, 6 लाख ही मिल पाए। तो फिर बैंक क्या बोलेगा कि 10 लाख में से 6 लाख तो हमें मिल गए, बाकी के 4 लाख है, हम उसको रिकवरी नहीं कर सकते। तो जो लॉस गिवन डिफॉल्ट है वो 4 लाख है, इसका मतलब 40% है। तो ये वैल्यूज निकाल के इनको मल्टीप्लाई कर देना है, उससे ईसीएल आ जाएगा। अब ईसीएल यही बता रहा है कि उस बंदे की इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी प्रोबेबिलिटी है, टोटल ये बता रहा है। फिर जो नंबर आएगा, ये ईसीएल का नंबर आएगा, उतना ही परसेंटेज जो है ना, आपको सेट असाइड करना है टोटल लोन में से, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल बाद में लेंगे, ठीक है, पहले स्टेजेस पढ़ लेते हैं फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब स्टेजेस देखते हैं। द 3 स्टेज एसेट क्लासिफिकेशन अंडर द ईसीएल फ्रेमवर्क, लोन्स आर नो लॉन्गर सिंपली स्टैंडर्ड और एनपीए, ठीक है। 2 चीज़ों में नहीं होंगे, पर उनको क्लासीफाई किया जाएगा 3 डायनेमिक स्टेजेस में, और प्रोविजनिंग उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रोविजनिंग होगी, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ पहले। ओल्ड मेथड क्या होता था, ओल्ड मेथड बोल दो, है ना, या हम इसको पढ़ के आए, उसको गैप मेथड बोलते हैं, GAAP, ठीक है। तो इस मेथड में क्या था, देखो, एक स्टैंडर्ड लोन है जहाँ पर सारी की सारी पेमेंट मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा में है, सब कुछ बहुत बढ़िया। अभी 30 दिन बीत गए, 30 दिन तक जो है कोई भी पेमेंट नहीं मिली, कोई भी ईएमआई नहीं मिली, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, उसको डायरेक्ट एनपीए में थोड़ा कन्वर्ट करेगा, उसको पहले कन्वर्ट करेगा SMA 0 में, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेगा। मतलब जब भी एक स्टैंडर्ड लोन पे 0 से 30 डेज तक कोई भी पेमेंट नहीं मिले, कोई भी ईएमआई ना मिले, प्रिंसिपल ना मिले, ना इंटरेस्ट मिले, तो उसको फिर वो जो स्टैंडर्ड लोन है वो SMA 0 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दोबारा और 30 दिन तक ना मिले, ठीक है, मतलब 31 से 60 डेज तक ना मिले, और तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में, ठीक है। फिर दोबारा और 30 दिन तक ना मिले, 61 से 90 डेज तक ना मिले, ठीक है, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो, फिर कन्वर्ट हो जाता है SMA 2 में। और अब जैसे ही एक दिन और बढ़ा, +1 डे और हुआ, तो इसको फिर ये जो लोन है ये कन्वर्ट हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, एनपीए में। तो ये ओल्ड मेथड में होता था कि धीरे धीरे करके जो है ना, एक लोन जो है, स्टैंडर्ड लोन जो है, वो पहले SMA 0 में कन्वर्ट होता था, फिर SMA 1 में कन्वर्ट होता था, फिर SMA 2 में कन्वर्ट होता था, और फिर जैसे ही वो एक दिन प्लस हो जाता था, मतलब 90 डेज आफ्टर बोल दो, वो एकदम एनपीए में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा का पूरा कन्वर्जन चलता था। अब यहाँ पर क्या है, जब SMA 0 में जाए, SMA 1 में जाए और SMA 2 में जाए, तो यहाँ पर बहुत कम प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी, ठीक है, बहुत ही कम प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। तो बैंक भी थोड़ा खुश रहता था कि कम प्रोविजनिंग करनी है, तो इसका मतलब हमें कम अपने कैपिटल में से पैसा साइड में रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा पैसा रहेगा, हमारे पास कैपिटल बहुत सारी रहेगी, और हम और लोन भी दे सकते हैं। लेकिन आरबीआई यहाँ पर थोड़ा हो गया स्ट्रिक्टर, ठीक है, उसने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई, और न्यू मेथड में क्या किया, पहले 3 स्टेजेस को लेके आए और तीनों स्टेजेस डायनेमिक स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो, ये तो ओल्ड मेथड आपको समझ आ गया। अभी पहली स्टेज में क्या है, पहली स्टेज में है परफॉर्मिंग, मतलब स्टैंडर्ड। अभी एसेट कैसा है, स्टैंडर्ड एसेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बोरोवर टाइम से पे कर रहा है, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है इन क्रेडिट रिस्क, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब भी आरबीआई ने बोला कि तुम्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड, बैंक मस्ट सेट असाइड फंड टू कवर द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फॉर नेक्स्ट 12 मंथ। मतलब यहाँ पर क्या है, जिस दिन ये इशू हुआ, मान लो, ठीक है, जिस दिन ये इशू हुआ उससे आने वाले 12 महीने, मतलब 1 साल तक आगे जाना है बैंक को, ठीक है, बैंक को आगे जाना है, और पूरे 1 साल में देखना है, इस पूरे 1 साल में देखना है बैंक को अपने फाइनेंशियल मॉडल्स एल्गोरिथम यूज करके कि इस पर्टिकुलर बोरोवर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, वो उसे बस आगे 1 साल में देखना है। तो मतलब मान लो 5 साल का लोन है, 5 साल का लोन है,
और 1 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1 करोड़ है और 5 साल का लोन है, तो ये टाइम हो गया, ठीक है। अभी उसे पहला ये ईयर 0 है, ठीक है, अभी ईयर 1 तक, ईयर 1 तक तो जब एक स्टैंडर्ड लोन होगा जो कि स्टेज 1 में आता है, उसमें बैंक को पूरे इस 1 साल का, यहाँ पर भी, यहाँ पर खड़े हैं हम, ये प्रेजेंट है, तो उसे आगे आने वाले 1 साल के अंदर पूरे का पूरा जाके देखना है कि भाई इस पूरे 1 साल के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफ़ॉल्ट, ये जो बोरोवर है डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी, मान लो आ गई 2%, ठीक है, 2% प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, मतलब 2% के चांसेस हैं कि वो डिफ़ॉल्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, 2% ऑफ 1 करोड़ कर देगा, और ये आएगा कितना, ये आएगा 2 लाख रुपए। तो अपनी कैपिटल में से, अपनी कैपिटल में से या प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए साइड करने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो अभी तो भाई लोन जो है स्टैंडर्ड लोन है, अभी तो लोन एनपी होना भी स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही आरबीआई बोल रहा है कि तुम्हें ये सब करके रखना है, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आरबीआई स्ट्रिक्टर हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रिक्टर हो रहा है। स्टेज 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर लोन जो है ना अंडर परफॉर्मिंग हो गया है, या इसको ही बोलते हैं SICR, SICR हो गया है, ठीक है। SICR होता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क, जहाँ पर एक बोरोवर ने द बोरोवर स्टार्टेड मिसिंग द पेमेंट। और वो पेमेंट कब है, मतलब यहाँ पर एक रूल बना है कि जो लोन है वो SMA या तो SMA 1 में एंटर कर जाए या 2 में एंटर कर जाए। जैसे ही वो इसमें एंटर कर गया, या उसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो ऐसा शो कर रहे हैं कि जिस इंडस्ट्री के अंदर वो बोरोवर काम कर रहा है वो क्रैश हो सकती है, तो इस टाइम पे प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड है। और कितनी रिक्वायर्ड है, बैंक को सेट असाइड करना पड़ेगा फंड टू कवर द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फॉर द एंटायर लाइफ। अब एंटायर लाइफ में करना पड़ेगा, ठीक है। हमने ईयर 0 से ईयर 1 तक देख लिया था, और अगर ये 5 साल का लोन है तो बाकी बचे 4 साल, तो इसको अब 4 साल और दूर जाके, ठीक है, पूरे का पूरा, मतलब पूरे का पूरा 5 साल का देखना है, ठीक है। वो तभी होगा जब SMA 1 में आएगा, ठीक है, SMA 1 और SMA 2 में आएगा, तो उसे पूरे का पूरा जितना भी उसका लाइफ टाइम बचा है उस लोन का, उसमें पूरे के पूरे लोन के अंदर जाके देखना है, मतलब पूरा फ्यूचर में जाके देखना है, और अब पता लगाना है कि कितना प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि भाई ये बंदा जो है डिफ़ॉल्ट करेगा। और अब मे भी ज़्यादा ही आएंगी, 15% चांसेस होंगे, क्योंकि वो पहले से ही SMA 0 को पार कर चुका है और SMA 1 या SMA 2 कैटेगरी में आ चुका है, तो 15% होगी। तो अब 1 करोड़ का 15%, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए अपने कैपिटल में से साइड करने पड़ेंगे इसको, ठीक है। तो स्टेज 2 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क में भी ज़्यादा पेनलाइज कर रहा है, पेनल्टी मतलब ज़्यादा रिस्क कवर करना पड़ रहा है उनको, बैंक को, तो उसकी वजह से ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पैसा अपनी कैपिटल में से निकाल के सेट असाइड करना पड़ रहा है एज अ प्रोविजनिंग, ठीक है। तो बैंक पे थोड़ा ज़्यादा दबाव आ रहा है इससे, क्योंकि बैंक का बहुत सारा कैपिटल अब लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अब पहुंच गया स्टेज 3 में, जहाँ पर हो गया है क्रेडिट इम्पेयरमेंट, ठीक है, या इम्पेयर्ड हो गया है, तो लोन मतलब जो है वो डिफॉल्ट हो गया है, NPA में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें तो भाई सिंपल है, यहाँ पर तो प्रोविजनिंग चाहिए चाहिए, और सिमिलर टू द करंट नॉर्म्स, जो भी NPA में आप करते हो वैसे ही करना है। बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस ऑफन अप टू 100%। पहले क्या था 15%, स्टेज 2 में लगभग 15% के अराउंड आ रहा था, स्टेज 1 में 2% के अराउंड आ रहा था, ठीक है। लेकिन स्टेज 3 में क्या, सीधा 100%, 100% पहुँचाओ, ठीक है। और फिर डिपेंड भी कर सकता है कि भाई उसमें कोलेटरल दिया है तो 100% करने की ज़रूरत नहीं है, तब सिर्फ और सिर्फ 50% से काम चल जाएगा, क्योंकि कोलेटरल दिया है, कोलेटरल बेच के रियलाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है फिर कैसे है। एक मैंने पढ़ा था, मे बी मुझे, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, कि स्टेज 2 के अंदर एक मिनिमम रेगुलेटरी पेनल्टी मतलब रेगुलेटरी वो करना है, क्रेडिट को असाइड करना है, वो 5% है, ठीक है। वो मैं उसमें कंफर्म नहीं हूँ कि ऐसा होता है कि स्टेज 2 में जैसे ही SMA 1 में SMA 2 में पहुँच गया लोन, ठीक है, और वो स्टेज 2 के अंदर एंटर कर गया, तो मिनिमम 5% तो करना ही करना है प्रोविजनिंग, ठीक है। मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था ये, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा ECL, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड न्यूज़ की ओर चलते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, कतर LNG डिस्ट्रप्शन थ्रेटन इंडियाज फर्टिलाइजर सप्लाई, राइजिंग फार्म एंड सब्सिडी रिस्क। तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बिल्डअप करेंगे। जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में चल रहे हैं, उसने फोर्स किया है कतर को टू होल्ड इट्स प्रोडक्शन ऑफ LNG, ठीक है। उसकी वजह से बिकॉज इंडिया जो है इंपोर्ट करता है मैसिव अमाउंट ऑफ LNG टू मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, स्पेशली यूरिया, ठीक है। तो LNG से यूरिया बनता है, ठीक है। तो ये सडन शॉर्टेज जो होगी वो थ्रेटन करेगा टू डिस्टर्ब द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फिर इंडिया जो है ना फर्टिलाइजर बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि LNG की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इफ़ द डिस्ट्रप्शन लास्ट, अगर वो लास्ट लॉन्गर करती है, तो इट कुड हिट द इंडियन फार्मर्स राइट एज दे प्रिपेयर फॉर द क्रूशियल
समर और मानसून प्लांटिंग सीजन आने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पे फर्टिलाइजर होगा नहीं, तो वो सोइंग कर नहीं पाएंगे, ना खरीफ की सोइंग कर पाएंगे, ना समर समर सोइंग कर पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, हमारा फूड प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा। और जो हम बार बार खुश होकर बोलते रहते हैं इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है, अपने आप इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तो ये तो होगा ही होगा, प्लस जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी गवर्नमेंट, जो है ना एलएनजी को इम्पोर्ट करेगी स्पॉट मार्केट से, ठीक है। और स्पॉट मार्केट पे सब कुछ जो है, सब कुछ महंगा होता है, सब कुछ कॉस्टली होता है। तो ये महंगे महंगे दामों में खरीदेगी एलएनजी। जब महंगे दामों में एलएनजी खरीदेगी तो ये कॉस्ट, जो ये एलएनजी का कॉस्ट है, वो इन द एंड जो फर्टिलाइजर बनाने में लगेगा वो पास ऑन नहीं कर पाएगी फार्मर्स को। भाई फार्मर्स वैसे ही पैसा नहीं दे पाते हैं, वैसे ही केसीसी से लोन लेते हैं, तुम और उस पर बर्डन डाल दो तो गवर्नमेंट तो वैसे ही इसको पास ऑन नहीं कर पाएगी, तो सारा का सारा कॉस्ट कौन एब्जॉर्ब करेगा, गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करेगी ज़्यादा सब्सिडी देके, ठीक है। तो वही बोल रहा है पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द फूड प्रोडक्शन, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है एंड ड्राइविंग अप द गवर्नमेंट सब्सिडी कॉस्ट, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और है, मैं बताता हूँ कि एलएनजी यूरिया में बनाने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। वैसे समझ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलएनजी का मेन कंपोनेंट हमारा पता है हमें, मीथेन होता है, CH4, ठीक है। जब उसको थोड़ा स्टीम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, तो वो H2 प्लस CO2 निकालता है, ठीक है। फिर ये जो H2 है ना, असल में यही यूज़ होता है। तो H2 को और CO2 को, मतलब H2 को जब नाइट्रोजन के साथ ऐड करते हैं ना, तो बनता है हमारा अमोनिया, ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनिया। और ये अमोनिया इन द एंड, NH3 बोल देता हूँ, NH3 प्लस CO2 के साथ मिलके, साथ मिलके बना देता है CONH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये है हमारा यूरिया, ठीक है। तो बस ये बता रहा था कि जो इन द एंड जो एलएनजी के अंदर मीथेन होता है, CH4 होता है, वो बनाने में हेल्प करता है यूरिया को, ठीक है। इसलिए एलएनजी की जरूरत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द चेन रिएक्शन, हाउ गैस फेड द फार्म। तो अगर हमें क्राइसिस अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर बनता कैसे है। तो यहाँ पर रोल क्या है एलएनजी का, जो नेचुरल गैस है वो कुकिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जस्ट यूज़ नहीं होती है, वो एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है या एनर्जी सोर्स है जस्ट टू मैन्युफैक्चर द यूरिया। और यूरिया जो है मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर है। वनरेबिलिटी क्या है, इंडिया जो है खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता एलएनजी को, ठीक है। नेचुरल गैस को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इसका मतलब उसे हेविली रिलाई किस पे करना पड़ता है, इम्पोर्ट्स पे। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह वर्क करता है, क्योंकि कतार जो है एक मैसिव ग्लोबल सप्लायर है। अगर वो बंद कर देता है एलएनजी एक्सपोर्ट करना, जो हमारे इंडियन फर्टिलाइजर प्लांट है उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, मीथेन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर वो अपनी मशीन को चलाना चाहते हैं, पावर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो विदाउट गैस जो डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, हॉल्ट हो जाएगा। बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जियोपॉलिटिकल ट्रिगर क्या है, देखो ये क्लासिकल एग्जांपल है कि कैसे वर्ल्ड में हुई प्रॉब्लम्स, ग्लोबल में हुई कॉन्फ्लिक्ट्स, वो लोकल इकोनॉमीज को अफेक्ट करते हैं। सस्पेंशन ऑफ कतार की एलएनजी प्रोडक्शन वो इक्विपमेंट फेलियर की वजह से नहीं है, वो डायरेक्ट रिजल्ट है सिक्योरिटी कंसर्न का। फॉलोइंग द ईरानियन ड्रोन अटैक हुआ था कतार की फैसिलिटीज़ पे, पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर वेव ऑफ रिटेलिएशन इन्वॉल्विंग इजरायली एंड यूएस मिलिट्री एक्शन जो लिया गया है ईरान पे, और ईरान ने फिर हमले करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने 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 आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ पे। तो उसको देखते हुए कतार ने प्रोडक्शन को पॉज लगा दिया, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं किया, ऑपरेशन पे पॉज लगा दिया है और मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है द रिस्क। ये जो चॉक ऑफ है एक क्रिटिकल सप्लाई लाइन का फ्रॉम द वेस्ट एशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया इस पर रिलाई करता है। इंडिया यूरिया बनाता है, सल्फर बनाता है, अमोनिया बनाता है इससे, ठीक है, वो रुक जाएगा फिर। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है कि कैसे जियोपॉलिटिकल ट्रिगरिंग हमारी लोकल इकोनॉमीज को इम्पैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। द टाइमिंग क्राइसिस, प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम है टाइमिंग की, कि अभी समर और खरीफ सीजन आने वाला है, ठीक है, और उस टाइम पे सप्लाई चाहिए हमें। अभी हमारे पास सप्लाई का थोड़ा बहुत स्टॉक तो है, लेकिन वो कितने मंथ तक चलेगा, कितना मंथ का बफर है, ठीक है। द 2 मंथ बफर, करंटली इंडिया के पास 2 मंथ का बफर है, ठीक है, इमरजेंसी स्टॉक पाइल है ऑफ यूरिया एंड डैप, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और अभी हमें पता है मार्च और जून में क्या है, समर सोइंग आने वाली है, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टर प्लांटिंग सीजन, क्रूशल किसके लिए होता है, पल्सेस के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, ठीक है। तो इसको तो हम सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है, ये तो हम इसके लिए प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। और ये क्रॉप जो है ना बहुत वाइटल होती है फॉर कीपिंग एवरीडे फूड इन्फ्लेशन इन चेक, हम आपको ये हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो समर सोइंग होता है मार्च से जून का टाइम होता है, यहाँ पर पल्सेस और हॉर्टिकल्चर जैसी क्रॉप के लिए
उनका मेन ग्रोइंग सीजन होता है, ठीक है, वहाँ पर इसको सोइंग करते हैं। अगर इस टाइम पे तो सिर्फ ये 2 मंथ का जो स्टॉक है ये प्रोवाइड करा देगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब खरीफ सोइंग सीजन आएगा, ठीक है, मानसून वाला टाइम आएगा, जहाँ पर मैसिव मानसून क्रॉप सीजन आता है, जहाँ पर राइस, मेज़ और कॉटन जैसी क्रॉप्स को सो किया जाता है, उस टाइम पे अगर हमें ये सब चीज़ें ना मिले, ठीक है, किसी भी फार्मर को फर्टिलाइज़र ना मिले, यूरिया ना मिले, है ना, डैप ना मिले, तो भाई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, हमारा उतना क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से अपने आप ये प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे, और क्या पता हमारे पास खुद के खाने के लिए भी ना हो बचे, ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इवन दो प्लांटिंग डजंट स्टार्ट अंटिल द रेन अराइव, पर प्लानिंग और इम्पोर्टिंग और प्राइसिंग तो देखनी पड़ती है ना फॉर द रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर, जो कि आपके अभी के टाइम पे होती है, फरवरी में और मार्च में होती है। तो अगर गैस का क्रंच है वो ईट कर देगा थ्रू द 2 मंथ बफर, है ना, ये समर स्विंग में तो काम आ जाएगा। पर जो फार्मर्स है माइट फेस सीवियर शॉर्टेज व्हेन दे नीड द फर्टिलाइजर मोस्ट, ये खरीफ सीजन में चाहिए होंगे, ठीक है, खरीफ मानसून के अंदर चाहिए होंगे, खरीफ सोइंग के अंदर चाहिए होंगे, तब नहीं मिल पाएगा, डायरेक्टली थ्रेटन करेगा क्रॉप की यील्ड को, ठीक है, बस इतना था। ये तो समझ भी आ रहा होगा सीधे सीधे। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आ स्वेलिंग सब्सिडी बिल, जो फर्टिलाइजर होता है इंडिया में, उसको हाईली सब्सिडाइज किया जाता है टू कीप द फार्मिंग वायबल और लो प्राइस, फूड प्राइस लो रहे, ठीक है। तो फार्मर को बहुत सारा सब्सिडीज मिलती हैं। बेसलाइन क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने स्पेंड कर दिया है स्टैगरिंग 1.9 लाख करोड़ रुपीस ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडीज इन फाइनेंशियल ईयर 25। पर इस कतर में प्रॉब्लम आने की वजह से, क्योंकि कतर से क्या है, चीप और कॉन्ट्रैक्टेड गैस मिलती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गैस मिलती है, अब वो अनअवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, अब हमारे लिए अनअवेलेबल हो जाएगी। तो इंडियन की जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनको बाय करना पड़ेगा स्पॉट एलएनजी, स्पॉट मार्केट से बाय करना पड़ेगा, और जब स्पॉट मार्केट से बाय करते हैं तो हायर प्राइस पे बाय होता है, ठीक है। तो जो बर्डन है, अभी बर्डन कौन एब्जॉर्ब करेगा, गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करेगी, गवर्नमेंट एब्जॉर्ब द डिफरेंस बिटवीन द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लो प्राइस सोल्ड टू द फार्मर, क्योंकि लो प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा फार्मर को, और जो कंपनीज हैं वो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगी, तो जो डिफरेंस है वो कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी भाई। तो बाइंग एक्सपेंसिव इमरजेंसी गैस विल ड्रास्टिकली इन्फ्लेट द गवर्नमेंट का सब्सिडी बिल, जिसकी वजह से नेशनल बजट में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आगे, द इम्पोर्ट रिलायंस डिलेमा, डिस्पाइट इंडिया हिटिंग रिकॉर्ड हाई इन डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन रिसेंटली, पर डिमांड तब भी आउटपेस कर रही है, डिमांड और ज़्यादा है सप्लाई से, ठीक है। तो बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर 2025 इंडिया हैड टू इम्पोर्ट 8 मिलियन टन ऑफ यूरिया, जो कि 85% जंप है प्रीवियस ईयर से, और 5 मिलियन टन ऑफ डैप, 46% जंप है प्रीवियस ईयर से। तब भी हमारा प्रोडक्शन भी इतना अच्छा है, ठीक है, उसके बाद भी डिमांड आउटपेस कर रही है सप्लाई को। तो ये जो डाटा है थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल और दिसंबर के बीच में हमने कितना इंपोर्ट किया है, 8 मिलियन यूरिया 8 मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट किया है, 85% जंप आया प्रीवियस ईयर से, और 5 मिलियन टन और डैप इंपोर्ट किया है, जो कि 46% जंप आया है, ठीक है। तो बिकॉज इंडिया जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्टिंग फॉर एलएनजी, ठीक है, और हाईली डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट फॉर द फिनिश फर्टिलाइजर इवन। तो अगर वेस्ट एशिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडियन एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, ट्वाइस हर्ट होगी, एक तो एलएनजी के ना होने से हर्ट होगी, और एक फर्टिलाइजर के ही ना होने से हर्ट होगी सीधे, ठीक है। तो ये है। तो ठीक है, अब एक स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, पीएम प्रणाम स्कीम, ठीक है। तो ये अप्रूव हुई थी जून 2023 में। पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्लोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये क्या एक मैसिव बिहेवियरल शिफ्ट स्कीम है जो कि एम करती है एट इंडियन एग्रीकल्चर में। हमें पता है फॉर डेकेड्स जो इंडिया है वो हेविली सब्सिडाइज करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को, यूरिया, डैप, एनपीके, जिसकी वजह से दो बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। पहली क्या है कि सॉइल जो है ना बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है और केमिकली सोक रहती है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बलूनिंग गवर्नमेंट सब्सिडी बिल। भाई सब्सिडी बिल्स बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के, जिसने क्रॉस कर दिया है 2.25 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो पीएम प्रणाम को इसलिए डिज़ाइन किया गया टू फिक्स बोथ द प्रॉब्लम्स। तो इंस्टेड ऑफ आउटराइट बैनिंग केमिकल फर्टिलाइजर, ये स्कीम जो है फाइनेंशियली रिवॉर्ड करती है उन स्टेट्स को जो कि एक्टिवली रिड्यूस करते हैं देयर यूज़, ठीक है, देयर यूज़, उन केमिकल का यूज़ कम करते हैं एक्टिवली, और ट्रांजिशन करते हैं फार्मर्स का टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो आउटराइट बैनिंग नहीं करती ये वाली स्कीम, बट ये स्कीम उन स्टेट्स को रिवॉर्ड देती है जो कि एक्टिवली रिड्यूस करते हैं उन पर्टिकुलर फर्टिलाइजर के यूज़ को, और ट्रांजिशनिंग करना चाहते हैं अपने फार्मर्स का
टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक, नेचुरल और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर उनको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द कोर इनोवेशन अ जीरो बजट स्कीम। ये जीरो बजट स्कीम है। तो मोस्ट फैसिनेटिंग कंपोनेंट इस पीएम परिणाम स्कीम का ये है कि ये कैसे फंड होती है। इसके लिए कोई सेपरेट या डेडिकेटेड बजट तो है नहीं, ठीक है। इंस्टेड ये फंड होती है एंटायरली बाय द मनी इट सेव्स, ठीक है। कैसे, देखो बेसलाइन क्या बोला है इन्होंने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैलकुलेट करती है एक स्टेट का एवरेज कंजप्शन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। मतलब लास्ट 3 ईयर में, पहले ईयर में इन्होंने किया था 1 kg, फॉर एग्जांपल एक स्टेट ने 1 kg कंज्यूम किया, ठीक है, यूज़ किया, यूटिलाइज किया। फिर नेक्स्ट ईयर में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 2 में किया 2 kg, ईयर 3 में किया 3 kg फॉर एग्जांपल। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 2 kg एवरेज आ गया। लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज कंजप्शन है एक स्टेट का वो 2 kg आ गया, ठीक है। अब ये करंट ईयर है, मान लो करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 1 kg ही किया, 1 kg कंज्यूम किया। तो देखो इस 2 kg पे भी सब्सिडी देनी बड़ी होगी, यहाँ पर भी सब्सिडी दी होगी गवर्नमेंट ने, सब्सिडी दी होगी इधर भी, सब्सिडी इधर भी दी होगी, सब्सिडी इधर भी दी होगी, और इस पर भी दी होगी सब्सिडीज, ठीक है। क्योंकि भाई वो तो देना ज़रूरी है, फार्मर पे ही नहीं कर पाएंगे अगर सब्सिडी नहीं देंगे, ठीक है। तो सब्सिडी देना ज़रूरी है, सब्सिडी दी होगी। अब ये बोल रही है गवर्नमेंट, ये स्कीम क्या बोल रही है कि 2 kg पे जो भी सब्सिडी होती, मान लो 2000 सब्सिडी होती फॉर एग्जांपल, और 1 kg पे कितना बन गया 1000। तो जो डिफरेंस आया है, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है दोनों का कितना 1000 रुपये, यही इसका जो 50% है इसका 50% मिल जाएगा किसी भी स्टेट को एज अ रिवॉर्ड। तो समझ गए, ये लास्ट 3 ईयर्स में जितना भी कंज्यूम हुआ है उसका एवरेज निकालेंगे। अब उस पर एग्जाम्पल समझेंगे कि भाई इस पर कितना सब्सिडाइज किया होगा, इस 2 kg पे सब्सिडाइज कितना किया होगा, मान लो 2000 रुपये किया एवरेज, ठीक है। और फिर करंट स्टेट को देखेंगे, अगर करंट स्टेट ने एवरेज कंजप्शन से कम कंज्यूम किया होगा, ठीक है, करंट ईयर में जिसने 1 kg किया है, तो जो भी डिफरेंस आएगा ना, जो भी डिफरेंस आएगा उस अमाउंट का, उसका 50% एक स्टेट को रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। वो यही बोल रहा है, द रिवॉर्ड इज 50% रूल। अगर कोई एक स्टेट है सक्सेसफुली रिड्यूस करता है अपने केमिकल फर्टिलाइजर कंजप्शन को बिलो दैट ऑफ 3 ईयर एवरेज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी मनी उस सेव करेगी उस नेशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल पे, उसका 50% ऑफ दो सेविंग इमीडिएटली दे दिया जाएगा किसी भी स्टेट को एज अ डायरेक्ट ग्रांट, ठीक है। मान लो उत्तर प्रदेश ने रिड्यूस किया अपना यूरिया यूज़ और सेव किया सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रुपया, 1000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, इन सब्सिडीज। तो इसका 50% उत्तर प्रदेश को वापस मिल जाएगा एज अ डायरेक्ट ग्रांट और रिवॉर्ड, ठीक है। तो बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ब्रेकडाउन, हाउ द ग्रांट मस्ट बी स्पेंड। भाई स्टेट को ग्रांट तो मिल गई, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उसको किस चीज़ों में यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है, उस पर थोड़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। स्प्लिट करना है 70-30 का स्प्लिट करना है, टू इंश्योर कि जो मनी है वो गोज राइट बैक इनटू द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो 70% ऑफ द ग्रांट है वो एसेट क्रिएशन में जाना चाहिए। जो स्टेट है उस इस बल्क ऑफ मनी को यूज़ करेगा टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बनाएगा विलेज के अंदर, ठीक है, ब्लॉक के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और फंड करेगा टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन फॉर बायो फर्टिलाइजर। हमें पता है ना, हमने देखा था, देखो यहाँ पर मोटिव क्या है, ट्रांजिशनिंग करना फार्मर्स का टुवर्ड द ऑर्गेनिक, नेचुरल, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। तो वो होगा कैसे, वो 70% ऑफ द ग्रांट को यूज़ करके होगा कि वहाँ पर ये जो फंड है वो यूटिलाइज होना चाहिए, जो रिवॉर्ड है उसका 70% यूटिलाइज होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन में ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड सॉइल टेस्टिंग लैब्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके 70% ऑफ द ग्रांट यूज़ होगा। कंपोनेंट बी में क्या है, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। 30% ऑफ द ग्रांट कैसे यूज़ होगा, जो रिमेनिंग मनी है वो डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा टू रिवॉर्ड द पीपल जो उस पर्टिकुलर चेंज को कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, ठीक है, उनको रिवॉर्ड करने के लिए। द स्टेट डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी टू इंडिविजुअल फार्मर्स, फार्मर को दे सकता है, ग्राम पंचायत को दे सकता है, एफपीओस को दे सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, ठीक है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी दे सकता है जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इन रिड्यूसिंग द फर्टिलाइजर यूज और रेस किया अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब एक प्लेटफॉर्म के बाद हमने ये खत्म हो गई, ये जो पीएम परिणाम स्कीम है इतनी ही थी। अभी हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है IMFS, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम।
अभी देखो हमने यहाँ पर परिणाम स्कीम के अंदर क्या बातें करी कि कौन सा स्टेट कितना कंजप्शन कर रहा है। अब वो कंजप्शन पता क्या चलेगा, वो पता चलेगा इस IMFS प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस IMFS प्लेटफॉर्म को बोलते हैं उर ई उर उर्वारक उर्वारक प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था, इस IMFS को डेवलप किसने किया था, NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने मिलकर किया था। NIC ने और DOF ने, ठीक है, मिलकर किया था। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, ये 2016 में आया था मेरे ख्याल से, 2016 में था। देखो बिफोर 2016 क्या होता था कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को पे करती थी डायरेक्टली टू कंपनीज। और वो कब पे करती थी, जब ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चर करके यूरिया को या केमिकल फर्टिलाइजर को ट्रांसपोर्ट कर दे टू द डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट कर दे। ठीक है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में पहुंचते थे गवर्नमेंट एकदम इनको सब्सिडीज देती थी। ठीक है, पे कर देती थी। ठीक है, पे हो जाता था। लेकिन अब क्या है, जब ये IMFS आ गया, अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि IMFS जो है ये हर एक सिंगल ग्राम ऑफ सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को मॉनिटर करता है। ठीक है, कि वो कहाँ, कौन सी फैक्ट्री फ्लोर से निकला, किस फार्मर ने खरीदा। तो अब इससे क्या है, कोई मैसिव लीक नहीं होते। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती, स्मगलिंग नहीं होती अक्रॉस द बॉर्डर, अब नहीं होती। बिफोर 2016 ये सब होता था और गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली सब्सिडाइज भी करती थी। ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में पहुंचने पे बस यहाँ तक पहुंचा, इसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कहाँ गया, किसने खरीदा। तो यहाँ से स्मगल होना स्टार्ट होता था, स्मगल होता था। ठीक है, मैसिव लीक्स क्रिएट होते थे, ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जाता था इनको। ठीक है, तो ये होता था। जब से IMFS आया है, ठीक है, आफ्टर 2016 ये सब चीज़ों का अकाउंटिंग होने लग गई कि भाई एवरी सिंगल ऑफ सब्सिडाइज फर्टिलाइजर उसको देखा जाने लग गया कि वो कौन से फैक्ट्री फ्लोर से निकला है, किस फार्मर ने खरीदा है। तो अब गवर्नमेंट जो है तभी पे करती है इन फार्मर्स को जब कोई फार्मर उसको खरीदता है। तो अब क्या होता है, देखो ये हो गई शॉप फॉर एग्जांपल, जहाँ पर सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर मिलता है। फार्मर यहाँ जाएगा, बोलेगा कि मुझे जो ना मुझे 5 kg फर्टिलाइजर खरीदना है। तो ये इसको 5 kg फर्टिलाइजर दे देगा और इसका पेमेंट ये कर देगा, ये पे कर देगा इसको। ठीक है, अब ये पे जब करेगा ना, तो इसके पास एक EPOS मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। ये इसमें अपना थंब लगाएगा। ठीक है, और वेरीफाई करेगा कि मैं ही हूँ वो फार्मर जिसने ये 5 किलो खरीदा है और इसमें मैंने इतना पेमेंट किया है। वो सारा का सारा डाटा जो है IMFS के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और फिर एक वीक होने के बाद, एक वीक पूरा होने के बाद ये सारा क्लब करेगा डाटा, IMFS क्लब करेगा और जितना भी सब्सिडी एक कंपनी को बनती है, ठीक है, वो फाइनल अमाउंट दिखाएगा और वो गवर्नमेंट जो है वो फाइनल अमाउंट को सब्सिडाइज कर देगी टू द कंपनी। ठीक है, ऐसे करके कंपनी को पेमेंट होती थी, अब होती है। ठीक है, ये आपका है। तो वही पहले EPOS मशीन पे फार्मर अपना थंब लगाएगा, फिर IMFS उस पर नोट करेगा सारी चीज़ें, कितना ग्राम लिया, कितने kg लिया। ठीक है, और एक वीक बाद ये सब पूरा का पूरा सेटलमेंट जो है वो एक वीक बाद होगा। ठीक है, कंपनी को सब्सिडी तब मिलेगी जब वो उसका सामान जो है किसी फार्मर ने खरीदा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके सब्सिडाइज किया है। तो इससे जो प्रॉब्लम होती है ना, ब्लैक मार्केट में स्मगल नहीं होगा अब। ठीक है, और कोई लीक नहीं क्रिएट होंगे, क्योंकि सब चीज़ों का अकाउंटिंग होगी अब कि किसने खरीदा है ये भी पता चलेगा। ठीक है, इसमें कोई एडवांस पेमेंट नहीं होता है, अब बिकने के बाद क्लियरेंस होता है आफ्टर वीक। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अलाइड कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। जो PM परिणाम है, वो जो स्कीम है वो ऑपरेट नहीं करती है वैक्यूम में, वो एक्ट करती है एज अ अम्ब्रेला फॉर अदर साइमल्टेनियस इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने लॉन्च किए हैं जस्ट टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टू द फार्मर्स। इसमें पहली इनिशिएटिव या स्कीम क्या है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर गोवर्धन। इस स्कीम से, इस इनिशिएटिव से क्या फ़ायदा मिल रहा है फार्मर्स को, उनको एक्सेस मिल रहा है टू द ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स पे। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक सब्सिडी इंट्रोड्यूस करती है 1500 रुपीज़ की पर मेट्रिक टन टू सपोर्ट द मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस बाय द बायोगैस प्लांट। ठीक है, इन द एंड फार्मर को इससे क्या हेल्प मिलेगी, उसको एक्सेस मिलेगा टू द ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अगली क्या है, स्केलिंग अप द नैनो फर्टिलाइजर। ये स्कीम जो है ना हेविली प्रमोट करती है कि एक फार्मर रिप्लेस करे 40 kg बैग ऑफ ट्रेडिशनल यूरिया और डैप को विद द 500 ml बोतल ऑफ नैनो यूरिया और नैनो डैप। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं ये डायरेक्टली क्रॉप की लीव पे स्प्रे किए जाते हैं
जिसकी वजह से क्या होता है, एक क्रॉप की न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एबिलिटी बढ़ जाती है और ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है शेयर वॉल्यूम्स ऑफ केमिकल डम्प्ड इनटू द सॉइल। अब 45 kg बैग ऑफ ट्रेडिशनल यूरिया डंप नहीं करना पड़ेगा सॉइल के अंदर, अब सिर्फ 500 ml बॉटल से काम चल जाएगा। ठीक है, वो इससे क्या है, रिप्लेस मतलब इससे कम होगा, अब डिग्रेड नहीं होंगी सॉइल, ठीक है, और केमिकल सोक नहीं बनेंगी सॉइल्स, ठीक है, ये फ़ायदा होगा। यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया, पहले क्या होता था, जो यूरिया होता था ना उसको कोट किया जाता था नीम से, अब क्या सल्फर से किया जाता है। तो ये क्यों करा है, क्योंकि सल्फर जो है ना, सल्फर की डेफिशिएंसी रहती है इंडियन सॉइल के अंदर, और एंड स्लो डाउन द नाइट्रोजन रिलीज इवन फर्दर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन रिलीज नहीं हो पाता अच्छे से, मीनिंग फार्मर नीड टू यूज लेस ऑफ इट टू गेट द सेम क्रॉप यील्ड। तो अब क्योंकि सल्फर की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और नाइट्रोजन का रिलीज अच्छा होगा इस यूरिया गोल्ड से, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब फार्मर को भी कम यूज़ करना पड़ेगा पर्टिकुलर फर्टिलाइजर जस्ट टू गेट द सेम क्रॉप यील्ड, ठीक है, वो यही सब चीज़ें, ठीक है। तो ये अदर अलाइंग कंपोनेंट्स हैं इस पीएम परिणाम के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या बोल रही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 हाईलाइट मेडिसिनल प्लांट्स कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली ऑन 3 मार्च, इज द यूनाइटेड नेशन डेडिकेटेड डे टू सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करने के लिए प्लानट के वाइल्ड एनिमल्स को और प्लांट्स को, ठीक है। वाइल इट फ्रिक्वेंटली फीचर्स कैरिस्मेटिक एनिमल्स लाइक द चीता कब शेयर्ड बाय द पीएम मोदी दिस वीक, जो ये डे है इज फंडामेंटली टाइड टू द ग्लोबल कंजर्वेशन पॉलिसीज और कॉम्बैट करने के लिए इलीगल ट्रेड एंड प्रोटेक्टिंग लोकल इकोनॉमीज। जो हमारा 2026 है, जो हमारा ये ईयर है, इसका ग्लोबल फोकस क्या है, इस जो ग्लोबल फोकस है वो यूनिकली शिफ्ट हुआ है टुवर्ड द इंटरसेक्शन, हम नेचर को, ह्यूमन सर्वाइवल को और हेल्थ केयर को इंटरसेक्ट करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है, तो ठीक है, इसकी एक बार डिकोडिंग करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। जो मार्च 3 डे है उसको चूज किया गया टू मार्क द 1973 साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फोना, जिसको सिटीज बोलते हैं, ठीक है। ये सिटीज क्या है, एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट्स के बीच में हुआ, और क्यों इसको डिज़ाइन किया गया, कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो मल्टी बिलियन डॉलर ट्रेड करने वाले हैं यहाँ, पूरी गवर्नमेंट ट्रेड करने वाली है इन द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स में, वो थ्रेटन ना करे उनके सर्वाइवल को एटलीस्ट, ठीक है, इसलिए इसको साइन किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो डे है ये एसेंशियली एक एनुअल ग्लोबल ऑडिट डे है, ठीक है। इसका एम है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ, भाई सोशल बेनिफिट पता लगाना ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उसको उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, एनवायरमेंटल बेनिफिट समझना ऑफ द वाइल्ड लाइफ और इकोनॉमिक बेनिफिट समझना। और गवर्नमेंट ऑल्सो पुश कर रही है, एक स्टेप अप कर रही है टू फाइट अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, इसमें पोचिंग करते हैं लोग, इलीगल लॉगिंग करते हैं, ठीक है, जो कि हैविली डिस्टेबलाइज करता है लोकल इकोनॉमीज को। तो इसका मकसद यही था, इस डे को लाने का मकसद ही यही था, एम ही यही था। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं 2026 थीम, द इकोनॉमिक एंड हेल्थ फोकस। यहाँ पर एक और प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइट कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी को, दूसरी ओर जो ऑफिशियल यूएन की थीम है फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026, वो हेविली फोकस्ड है फ्लोरल साइड पे। थीम क्या है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। एक बार ग्लोबल यूटिलिटी भी देख लेते हैं, अराउंड 50,000 टू 70,000 प्लांट स्पीशीज हार्वेस्ट की जाती हैं ग्लोबली फॉर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन, कॉस्मेटिक एंड एग्रीकल्चर के लिए, और डेवलपिंग कंट्रीज में 95% ऑफ पॉपुलेशन जो है इस पर रिलाई करती है, ठीक है, इन प्लांट्स पर रिलाई करती है फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। अभी इकोनॉमिक थ्रेट देखते हैं, ओवर 20% ऑफ दीज क्रूशल प्लांट और स्पीशीज वो फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन ड्यू टू द हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज या ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से। लूजिंग दीज प्लांट डिस्ट्रॉय, अगर हम ये प्लांट को लूज कर देते हैं तो उससे क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम, और डिस्टर्ब हो जाएंगी लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस हु हार्वेस्ट देम और ट्रेड देम, ठीक है। इंडिया का स्टेक क्या है इसमें, जो थीम है इज हाईली रिलेवेंट टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया जो है होम है टू अराउंड 15,000 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज का, और डोमेस्टिक डिमांड एंड द एक्सपोर्ट मार्केट हैविली ड्रिवन किससे है, आयुष सेक्टर से, आयुष मिनिस्ट्री से, एंड द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड रिलाई एंटायरली ऑन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दीज ग्रीन वेल्थ। आगे बढ़ते हैं तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंडियाज पॉलिसी पुश द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मैसेज।
तो गवर्नमेंट देखो बहुत सारे अलग से अपनी तरफ से भी कंजर्वेशन पॉलिसीज और माइलस्टोन करके रखती है, ठीक है, वो लेड करती है उसको, वैसे इनिशिएटिव चलाती है जो कॉन्साइड करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के साथ। अभी प्रोजेक्ट चीता का माइलस्टोन हमने कंप्लीट किया है। जस्ट डेज बिफोर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 28 Feb 2026 को इंडिया ने रिसीव किया था न्यू बैच, जिसमें 9 चीताज आए बोट्सवाना से एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, एक्सपेंडिंग द पॉपुलेशन टू 48, जिसमें से 28 जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए कर्व्स हैं, ठीक है, कर्व्स हैं, बच्चे हैं चीता के। तो देखो 3 सेगमेंट में आए थे, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट बैच था वो कहाँ से आया था? नमीबिया से, ठीक है, इन 2022। और जो हमारा सेकंड बैच था वो साउथ अफ्रीका से आया था, वो कब आया था? इन 2023। और अभी जो थर्ड बैच है वो बोट्सवाना से आया है, वो कब आया? इन 2026, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्या है? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो PM का जो मैसेज था वो स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है एनडीए गवर्नमेंट जो स्पीयर हेडिंग कर रही है IBCA के, ठीक है। ये एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलिशन है लॉन्च बाय द इंडिया टू सिक्योर फ्यूचर ऑफ 7 बिग कैट्स। इसमें कौन कौन सी कैट्स आती हैं? टाइगर आता है, लॉयन आता है, लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड्स आते हैं, पूमा आता है, जगुआर आता है, चीता आता है, ठीक है। तो इन 7 कैट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, उनका फ्यूचर, ये IBCA को लॉन्च किया गया था, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जो कि एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलिशन है, ठीक है। अगला क्या है? कंजर्वेशन एज अ सॉफ्ट पावर। इंडिया जो है लेवरेज कर रहा है अपने कंजर्वेशन डाटा को, जहाँ पर वो हाउसिंग करता है लगभग 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया के पास 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है और पोजेस करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एशियाटिक एलिफेंट्स एंड बीइंग द सोल होम टू द एशियाटिक लायंस, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ जियोपॉलिटिकल लीडरशिप इन ग्लोबल इकोलॉजिकल पॉलिसीज। पर इतना ही है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। बस अब एक बार देख लेते हैं कि देखो भाई प्रोजेक्ट चीता है क्या। एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, ठीक है, इसका ऑफिशियल नेम ये है प्रोजेक्ट चीता। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रीएस्टेब्लिश द चीता इन इस हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया, जो पहले से थी उतना ही रेंज में एटलीस्ट लेके आना, एंड यूज इट एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज टू कंजर्व ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है? जो एशियाटिक चीताज होते हैं वो ऑफिशियली डिक्लेयर किए गए थे एक्सटेंशन, ठीक है, वो एक्सटेंट हो गए थे इन इंडिया इन 1952। द लास्ट वन वॉज हंटेड डाउन इन 1947 इन द प्रेजेंट डे, छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। लॉन्च डेट क्या थी इसकी, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चीता की? 17 सितंबर 2022 में, ठीक है, कोइंसाइडिंग विद द रिलीज ऑफ द फर्स्ट बैच। नमीबिया से आया था ना फर्स्ट बैच। नोडल रेगुलेटरी एजेंसी कौन सी है इसकी? NTCA है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। NTCA इसको मैनेज करती है, रेगुलेटरी एजेंसी, याद रखना ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साइंटिफिक एंड टेक्निकल पार्टनर कौन है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और एक बार प्राइमरी फंडिंग सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं इनको? कैंपा से, कैंपा फंड से मिलता है, और CSR से मिलता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स फ्रॉम द एंटिटीज लाइक IOCL, ठीक है, वहाँ से मिलता है, PSU से मिलता है। मतलब कौन से लीगल फ्रेमवर्क पे काम करते हैं? गवर्न बाय द गाइडलाइंस ऑफ द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फॉर वाइल्ड लाइफ और री इंट्रोडक्शंस एंड साइट सिटीज़, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इससे गवर्न होते हैं, इनके गाइडलाइन से गवर्न होते हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है। अगला क्या है? IBCA क्या है? IBCA का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, शेयर नॉलेज एंड मोबिलाइज रिसोर्सेज टू कंजर्व द वर्ल्ड 7 मेजर बिग कैट, ठीक है, देयर हैबिटेट एंड कर्व इलीगल वाइल्ड लाइफ पोचिंग, ठीक है, पोचिंग से बचाने के लिए और उनके हैबिटेट को सिक्योर करने के लिए, और मेजर 6 बिग कैट्स को सिक्योर करने के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 2023 अप्रैल 9 को, और ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इन मैसूरू, ठीक है, टू कॉमेमोरेट 15th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें कौन सी 7 बिग कैट्स हैं? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, चीता, जगुआर एंड पूमा, ठीक है। और हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट कहाँ पर है इसका? दोनों ही न्यू दिल्ली इंडिया में, ठीक है। द ऑफिशियल हेडक्वार्टर एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था अप्रैल 2025 में, ठीक है। एक बार इसकी नोडल एजेंसी देख लेते हैं। IBCA की नोडल एजेंसी कौन सी है? वो भी NTCA ही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर असेंबली ऑफ मेंबर्स हैं, एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो, एक स्टैंडिंग कमेटी है या काउंसिल है, और एक परमानेंट सेक्रेटरीट है, ठीक है। तो 3 टियर मॉडल है इसमें। इनिशियल बजट एंड फंडिंग कैसे होने वाली है इस
IBCA की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है वन टाइम सीड फंडिंग को ऑफ 150 करोड़ रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, फाइनेंशियल 24 से फाइनेंशियल 28 तक। और इन द एंड गोल क्या है कि भाई ये जो पूरा का पूरा IBCA का सिस्टम है, मॉडल है, ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए, ठीक है, थ्रू द मेंबरशिप फीस एंड ग्लोबल डोनर कंट्रीब्यूशन। और इसमें टारगेट मेंबरशिप किस किस को अलाउ है लेना? ओपन टू UN मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग 96 रेंज कंट्रीज जहाँ पर कैट जो है नेचुरली लिव करती है, और नॉन रेंज कंट्रीज, इंटरनेशनल कंजर्वेशन पार्टनर्स एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोग जो हैं मेंबरशिप इसमें ले सकते हैं। लीगल स्टेटस को कैसे मिला है? अचीव द स्टेटस ऑफ फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी आफ्टर अर्ली फाउंडिंग मेंबर्स। इसमें कौन कौन है? इंडिया है, निकारागुआ है, अस्वातिनी है और सोमालिया है, ठीक है। रेटिफाइड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। तो पहले इन्होंने इसको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके देखने के लिए कि भाई टाइगर रिजर्व में कौन से हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेशनल पार्क कितने हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, चीता सेंचुरी कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये आपको एक बार मैप में देखोगे ना, आपको समझ आएगा। भाई कुनो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये माधव टाइगर रिजर्व है, प्लस एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है। तो आप एक बार देखना है अपनी तरफ से ना कि आप खुद की तरफ से रीड करना और याद करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, ये फोर्थ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फोर्थ न्यूज़ क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये 40-60 रिस्क शेयरिंग मॉडल है जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसको एक्सटेंसिवली कौन यूज़ करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द भुवनेश्वर बाईपास जो उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो रिस्क है ना, जो इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का रिस्क है वो शेयर्ड होता है, 40-60 में शेयर होता है। वो कैसे होता है एक बार देखेंगे। ये जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई थी टू रिवाइव द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय क्रिएटिंग अ मिडिल ग्राउंड, एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट किया गया था। इट ब्लेंड्स टू ओल्डर फंडिंग मॉडल्स। ये जो ना दो ओल्डर फंडिंग मॉडल्स को ब्लेंड करता है, जहाँ पर पहला मॉडल क्या था? EPC, जहाँ पर गवर्नमेंट पे करती थी सब चीज़ों के लिए, और एक BOT में क्या है? प्राइवेट कंपनीज पे करती थी सब चीज़ों के लिए, ठीक है, और फिर बाद में रिकवर करती थी टोल के थ्रू अपना मनी। तो अंडर HAM जो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स हैं या प्राइवेट डेवलपर्स हैं, वो शेयर करते हैं फाइनेंशियल बर्डन और रिस्क भी संग में। तो वो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड बनाया गया है इनके लिए, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्यों एक HAM को क्रिएट किया गया। देखो, इसके लिए हमें दो मॉडल को समझने की जरूरत है, EPC एंड इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, जहाँ पर गवर्नमेंट 100% प्रोजेक्ट को फंड करती थी। तो नॉर्मली जो है, जब भी कुछ बनाना होता है, कोई हाईवे बनाना होता है, ब्रिज बनाने होते हैं, तो गवर्नमेंट खुद फंडिंग करती है। लेकिन वो क्या है, अगर वो खुद फंडिंग करेगी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालेगा गवर्नमेंट के बजट पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक प्राइवेट प्लेयर के साथ ट्रिपल P मॉडल में आती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के अंदर आती है, ठीक है, जहाँ पर ये कुछ पेमेंट करते हैं और ये कुछ पेमेंट करते हैं। तो वही एक मॉडल है HAM मॉडल। तो जो पहला मॉडल था EPC मॉडल, यहाँ पर गवर्नमेंट 100% फंड करती थी प्रोजेक्ट को, और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज उसको बिल्ड करती थी, फिर हैंड ओवर कर देती थी, ठीक है। तो इससे क्या था, जो भी मैसिव फाइनेंशियल स्ट्रेन था वो गवर्नमेंट के बजट पे आता था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया मॉडल को लेके आए, BOT टोल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे वर्क करना स्टार्ट किया, जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को बोलेगी कि आप 100% प्रोजेक्ट को फंड करो, उसको बिल्ड करो, फिर आप कुछ 15 से 20 साल तक आप हाईवे टोल्स को कलेक्ट करो और अपना मनी को रिकवर करो। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर वहाँ पर ट्रैफिक कम होगा देन एक्सपेक्टेड, तो प्राइवेट डेवलपर जो है उनको मैसिव रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ट्रैफिक रिस्क है। तो बहुत सारे डेवलपर इस प्रोसेस के अंदर, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर बैंकरप्ट हो जाते थे, और बैंक भी इनको फिर लेंडिंग नहीं करता था टू हाईवे प्रोजेक्ट्स। तो HAM को इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में एज अ हाइब्रिड सॉल्यूशन। ये हाइब्रिड सॉल्यूशन है टू बैलेंस द फाइनेंशियल लोड एंड रिमूव द अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक रिस्क फ्रॉम द प्राइवेट डेवलपर्स। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें द कोर मैकेनिक्स इज 40-60 स्प्लिट। तो इस HAM के अंदर कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन फेज, दो फेज के अंदर डिवीजन किया गया है। पहले फेज में जो कंस्ट्रक्शन फेज है, यहाँ पर गवर्नमेंट फंडिंग करेगी, 40% गवर्नमेंट फंडिंग करेगी या कंट्रीब्यूशन देगी। तो गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर HNAI, वो 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को पे करेगी टू द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, प्राइवेट डेवलपर्स इन स्टैगरेड माइलस्टोन एज अ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, टुकड़ों में देगी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस करेगा। और ये जो पूरा टुकड़ों में एक तरीके से अपफ्रंट कैश इंजेक्शन है,
वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है द अमाउंट ऑफ डेप्ट अ प्राइवेट प्लेयर टू नीड टू बोरो फ्रॉम द बैंक। पहले क्या होता था, अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो सारा का सारा बैंक से लोन लेना है, ठीक है, पूरा का पूरा फाइनेंस बैंक के थ्रू करते थे। अब क्या है, 40%, जिसमें से 40 लाख रुपए तो गवर्नमेंट देती है कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर ही अंदर। तो अब इनको बस कितना फाइनेंस करना है, 60 लाख फाइनेंस करना है बस। पहले क्या था, 1 करोड़ फाइनेंस करना पड़ता था। तो ये फायदा हुआ है, ठीक है, कि अब इनको कम फाइनेंस करना पड़ता है और ये प्रोजेक्ट जो है ना एक फाइनेंशियली वायबल बन चुका है। तो ठीक है, फेज 2 देखते हैं। फेज 2 क्या है, ऑपरेशन एंड पेमेंट, द 60% डेवलपर कंट्रीब्यूशन। देखो कंस्ट्रक्शन फेज में 40 लाख रुपीज दे दिए थे, अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 40 लाख रुपीज गवर्नमेंट ने दे दिए थे। अब 60 लाख रुपीज ये खुद रेज करेंगे, डेवलपर्स जो हैं खुद रेज करेंगे थ्रू द इक्विटी और बैंक लोन। क्योंकि गवर्नमेंट को इन द एंड क्या चाहिए भाई, उसको रोड चाहिए, उसको रोड मिल जानी चाहिए। आप बाकी का 60% आप कैसे ला रहे हो, इक्विटी के थ्रू ला रहे हो या बैंक से लोन ले रहे हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जब एक बार रोड बन जाती है तो अब डेवलपर के पास टोल कलेक्ट करने का राइट नहीं है। देखो बीओटी में टोल कलेक्ट करने का राइट था, क्योंकि वहां पर सारा का सारा मनी कौन पे कर रहा था, प्राइवेट प्लेयर्स पे कर रहे थे। तो इसलिए उनको राइट दिया गया था टोल कलेक्ट करने का, लेकिन यहाँ पर उनको राइट नहीं है क्योंकि ये एच ए मॉडल है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जो गवर्नमेंट है डेवलपर का 60% पैसा कैसे लौटाएगी, वो बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट में लौटाएगी, ठीक है, एनओटीज देगी ओवर द फिक्स पीरियड। अगर 15 साल तक कोई भी लोन चलने वाला है, ठीक है, उसका पेमेंट 15 साल तक चलने वाला है, तो उसमें कितनी कितनी बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो इसका मतलब 30 इंस्टॉलमेंट के अंदर अंदर वो 60% ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा वापस देगी गवर्नमेंट। किसको देगी, डेवलपर को देगी या प्राइवेट प्लेयर्स को देगी। और ये जो पेमेंट्स है वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा इंटरेस्ट को भी, ऑफन पैक टू द आरबीआई के बैंक रेट से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक तरीके से उधार ले रखा है मनी, है ना, 60% जो मनी है वो उधार ले रखा है प्राइवेट प्लेयर से। अब यहाँ पर कैसे गवर्नमेंट पैसा पे करेगी, बाय बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट करेगी, ठीक है। और वो किस इंटरेस्ट रेट पे होगा, वो रेट क्या होगा, वो रेट होगा बैंक रेट, आरबीआई का बैंक रेट, ठीक है, आरबीआई का बैंक रेट। और अभी आरबीआई का बैंक रेट चल रहा है 5.50%। तो यहाँ पर इन्होंने आरबीआई का बैंक रेट तो बोला है, लेकिन प्लस कुछ मार्जिन भी और एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पे करेगी एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.50% प्लस मार्जिन भी देगी, ठीक है, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी होगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो देखो जितना भी 15 साल तक ये पे करने वाली है गवर्नमेंट, 15 ईयर तक मान लो पे करने वाली है, तो उस दौरान जो भी डैमेज होगा रोड को, हाईवे को, वो उसका पेमेंट कौन करेगा, मतलब उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, प्राइवेट डेवलपर्स। और जो भी अमाउंट इनको वापस मिलेगा, ठीक है, उनका 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वापस मिलेगा ना, गवर्नमेंट जो देगी इनको प्राइवेट प्लेयर्स को, तो वो किस रेट पे देगी, वो रेट पे देगी बैंक रेट प्लस कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन। और वो जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा, ठीक है, वो सारे के सारे जो अमाउंट है वो इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं हाउ रिस्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड। द जीनियस ऑफ HAM लाइज इन हाउ इट परफेक्टली डिवाइड्स प्रोजेक्ट रिस्क, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में डिवीजन हो रखा है इसमें, ऑन हु इज बेस्ट इक्विप्ड टू हैंडल दैम। तो जो ट्रैफिक और रेवेन्यू रिस्क है वो कौन कौन बॉर्न करता है, वो गवर्नमेंट बॉर्न करती है, ठीक है, क्योंकि NHAI कलेक्ट करती है टोल डायरेक्टली। अब इफ योर कार्स यूज द रोड देन एक्सपेक्टेड, तो सारा का सारा जो लॉस है वो कौन एब्जॉर्व करेगा, NHAI, ना कि डेवलपर्स। और डेवलपर गेट देयर गारंटीड एन्युटी पेमेंट, उनको तो भाई गारंटी एन्युटी पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ द ट्रैफिक, चाहे कैसा भी ट्रैफिक हो। बीओटी में ऐसा नहीं होता था, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन रिस्क बॉर्न बाय द डेवलपर्स। तो डेवलपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द रोड ऑन टाइम, वही रेस्पॉन्सिबल होंगे कि भाई उनको रोड को टाइम पे बिल्ड करना पड़ेगा और विद इन द बजट बिल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट स्पाइक अप करता है या कोई डिले होती है तो सारा का सारा हिट कौन लेगा, डेवलपर्स लेंगे, ठीक है, उनको बियर करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट पेज 40% पेमेंट इज स्ट्रिक्टली टाइड टू द कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन, ठीक है, सिर्फ 40% उसके लिए टाई अप किया जाएगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कौन करेगा, भाई वो भी डेवलपर ही करेगा। द डेवलपर मस्ट कीप द रोड पॉट होल फ्री एंड वेल मेंटेन फॉर द 15 ईयर। जितने टाइम में गवर्नमेंट उनको पैसा लौटाएगी ना उतने टाइम तक एटलीस्ट जो है सारा का सारा ऑपरेशन और मेंटेनेंस है वो एक प्राइवेट प्लेयर करेगा या डेवलपर करेगा, ठीक है। इफ द रोड क्वालिटी डिग्रेड्स, अगर रोड की क्वालिटी डिग्रेड होती है तो NHAI क्या करेगा, जितना भी मनी वो बाय एनुअली देने वाला था एन्युटी की तरह, उसमें से डिडक्ट करता रहेगा पैसे, अगर कुछ भी ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, फिर अपनी उसके तरफ चलते हैं। और अब जो आने वाली न्यूज़ है ना, थोड़ी आसान न्यूज़ है, इसको पढ़ के हम खत्म करेंगे, इतना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नीति आयोग ने प्लान किया है मेजर ओवरहॉलिंग ऑफ नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिसको एनडैप बोलते हैं, टू इंटीग्रेट बिग डाटा एंड जनरेटिव एआई। तो यहाँ पर नीति आयोग ने एक बड़ा स्टेप लिया है कि वो अपने एनडैप को अपग्रेड करने वाले हैं। एनडैप कब लॉन्च हुआ था? 2022 में हुआ था, और ये सेंट्रल हब है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट डाटा के लिए। ठीक है, अभी अभी प्रॉब्लम क्या है इस एनडैप के अंदर? भाई वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक डाटा विजुअलाइजेशन ही हैंडल कर सकता है, पर अगर मैसिव रियल टाइम डाटा सेट को प्रोसेस करना हो तो वो कर ही नहीं सकता है। कौन से मैसिव रियल टाइम डाटाबेस, जैसे नेशनल सेंसस डाटा या डेली वेलफेयर ट्रांजैक्शन को, अगर इन सब चीज़ों को प्रोसेस करना है तो ये कर ही नहीं पाएगा इंडिया। तो अब क्या है, नीति आयोग बोल रहा है कि अब इसको इंटीग्रेट करेंगे मॉडर्न जनरेटिव एआई से। यहाँ पर गवर्नमेंटली एक्टिवली सीक कर रहा है प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स को कि वो रीबिल्ड करें अब हमारे एंडैप को। ठीक है, और ऑपरेट करें एज मच मोर पावरफुल एंड एनालिटिक ड्रिवन वर्जन ऑफ द प्लेटफॉर्म। बस यही है। वैसे न्यूज़ ही वैसे इतनी है, अब कुछ नहीं है, बस पढ़ना है। एनडैप क्या है भाई? एनडैप जो है लॉन्च किया गया था टू सॉल्व अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। यहाँ पर गवर्नमेंट का डाटा जो ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में रहता था और बहुत इनकन्सिस्टेंट होता था, और उसको आसानी से मिलता भी नहीं था, हार्ड टू फाइंड था। तो उसको एक जगह लाना था, एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर सारे के सारा डाटा फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज आए, वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, सर्चेबल हो और इंटरऑपरेबल हो। द यूजर्स, इट वॉज डिज़ाइन किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? पॉलिसी मेकर के लिए डिज़ाइन किया गया था, एकेडमिक रिसर्चर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, सिविल सोसाइटी के लिए डिज़ाइन किया गया था, प्राइवेट सेक्टर एनालिस्ट के लिए डिज़ाइन किया था, कि वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर पाए, ऐसे लॉ बना पाए, स्कीम बना पाए जो कि नंबर पे बेस्ड हो, ना कि इंट्यूशन पे। ठीक है, इसलिए बनाए, इसलिए लेके आए थे एंडैप को। पर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, एक बार कोर प्रॉब्लम देखते हैं। आ डिस्प्ले ओनली लिमिटेशन, जो अभी एंडैप के आर्किटेक्चर को मैनेज कर रहा है वो है ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इंडिया। इनके पास इतनी कंप्यूटिंग पावर है ही नहीं, तो फोर्स ऑनलाइन एनालिसिस करना पड़ता है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक विजुअल चार्ट्स को ही दिखा सकता है, उसको ही ऑफर करता है। अभी लेकिन रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स को क्या चाहिए होता है भाई? वो एडवांस और कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मॉडल रन करना चाहते हैं, सिमुलेट करना चाहते हैं कि उनकी न्यू पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट कर रही है इकोनॉमी को, क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं मैसिव डेटा सेट से, पर वो कर ही नहीं सकते इस प्लेटफॉर्म से। तो वो क्या करते हैं? वो उस रॉ डेटा को डाउनलोड करते हैं पहले ऑफलाइन, फिर उसको दूसरे किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेट करते हैं। तो ये तो फालतू का टाइम वेस्ट हो गया और एक्स्ट्रा वर्क हो गया। ठीक है, तो जो इंजेक्शन बॉटलनेक है, द सिस्टम स्ट्रगल टू रीड और इंजेस्ट मैसिव अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड हैवी गवर्नमेंट रिपोर्ट, मेकिंग इट, जो उसको बना रहा है, इनएक्सेसिबल फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स who just want quick plain language answer from the government data। तो फिर वो सब चीज़ें कर पाए कि भाई कोई सा भी इसको डाटा दो, कैसा भी इसको टेक्स्ट दो, वो उसको रीड कर ले, कितनी भी हैवी गवर्नमेंट रिपोर्ट दो, वो उसको सही से ऑर्गेनाइज करके रीड कर ले, और फिर उसको एक एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दिखाए, प्लेन लैंग्वेज में दिखाए, जो कि ये नहीं कर पा रहा है अभी। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम देखने को मिली हैं जिसका सॉल्यूशन अभी करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द अपग्रेड बिग डाटा एंड जेन एआई। तो इसको बहुत थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बिग डाटा कैसे हेल्प करेगा। बिग डाटा हेल्प करेगा वॉल्यूम में, वेलोसिटी में और वैरायटी में। अगर उस एंड ऐप को मिक्स स्ट्रक्चर डाटा दिया जाए, मतलब स्ट्रक्चर डाटा भी दिया जाए और अनस्ट्रक्चर डाटा भी दिया जाए, तब भी वो रीड कर ले, या कोई वेलोसिटी वाला डाटा दिया जाए जो कि रियल टाइम फास्ट मूविंग डाटा है, तब भी वो रीड कर ले, और या बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा दिया जाए तो भी वो रीड कर ले। वो किसके थ्रू हो पाएगा? वो बिग डाटा के थ्रू हो पाएगा। दूसरी ओर जनरेटिव एआई क्या हेल्प करेगा भाई? वो अलाउ करेगा यूजर को टू यूज द एआई असिस्टेड राइटिंग टू ड्राफ्ट द रिपोर्ट और पॉलिसी विद जस्ट वन क्लिक साइटेशन। ठीक है, डायरेक्टली लिंक टू द अंडरलाइन गवर्नमेंट डाटा। तो ऐसे बहुत ईजी हो जाएगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा सब कुछ। बस इतना ही करते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज क्या है? सेम पीपीपी मॉडल पे है, क्योंकि बिकॉज बिल्डिंग अ सिस्टम विद दिस लेवल ऑफ एडवांस एनालिटिक्स एंड एआई, इसके अंदर क्या है? स्पेशलाइज टेक एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। अब नीति अकेला तो कर नहीं सकता है, तो उन्होंने क्या बोला है कि प्राइवेट सेक्टर्स आए, उन्होंने बिडिंग स्टार्ट कर दी है। जो करंट ऑपरेटर है ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी वाला जो है, उसका 3 साल का टर्म था, वो खत्म होने वाला है अप्रैल में। तो नीति आयोग ने इशू कर दिया है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू फाइंड अ न्यू प्राइवेट एंटिटी और कंसल्टेंट। ठीक है, और ये कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे? डीबीओटी, डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा है, जो विनिंग प्राइवेट कंपनी है, पहले वो न्यू जेन एआई आर्किटेक्चर बनाएगी। ठीक है, मतलब उसको डिजाइन करेगी, फिर उसको बिल्ड करेगी, फिर उसको ऑपरेट करेगी कुछ टाइम तक,
और फिर फुल्ली फंक्शनल प्रोडक्ट को अपग्रेड सिस्टम को दे देगी किसको, गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट रन करेगी इसको। तो इसको बोलते हैं DBOT, डिज़ाइन करेगी, फिर बिल्ड करेगी, फिर ऑपरेट करेगी, फिर ट्रांसफर करेगी। तो ठीक है, अब लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लास्ट न्यूज़ क्या बोल रही है, बैंक फेस रेगुलेटरी रोड ब्लॉक ऑन एजुकेशन लोन्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन गिफ्ट सिटी। तो एक बार थोड़ा नीचे चल के इसको समझने की कोशिश करते हैं, है क्या है। देखो, कोई स्टूडेंट है, उसको बाहर पढ़ना है, अब्रॉड में जाके पढ़ना है, उसको अब्रॉड पढ़ना है और उसको पैसों की ज़रूरत है उसके लिए, तो बैंक के पास जाता है वो, और बैंक के पास बोलता है कि मुझे एक स्टूडेंट लोन दे दो। ठीक है, तो जब बैंक इसको पैसा देता है तो वो क्या बोलता है, ठीक है, तुम क्योंकि तुम बाहर पढ़ने जा रहे हो तो मैं इसको कंसिडर करूँगा स्टडीज़ अब्रॉड की तरह, स्टडीज़ अब्रॉड लोन की तरह इसको कंसिडर करूँगा। क्यों कंसिडर करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट बाहर जा रहा है भाई, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, प्लस फॉरेन डिग्री लेगा वहाँ पर, फॉरेन डिग्री मिलेगी इसको, और जितना भी पेमेंट होगा वो किस में होगा, वो फॉरेन करेंसी में होगा। तो इसलिए बैंक बोलता है कि मैं इसको स्टडीज़ अब्रॉड लोन की तरह कंसिडर करूँगा, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बैंक बोलता है कि तुम्हें जो है ना इसके लिए अपना स्टूडेंट वीज़ा देना पड़ेगा, और बाकी कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देनी पड़ेंगी जो कि रिक्वायर्ड होती हैं एक स्टूडेंट स्टडीज़ अब्रॉड लोन के लिए। तो वो दे देता है, नॉर्मली हो जाता है, ऐसे करके उसको लोन मिल जाता है। ठीक है, और सब कुछ क्लियरली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये सेम स्टूडेंट बोले कि मुझे पढ़ना है एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, यहाँ पर वो सेम चीज़ है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, फॉरेन डिग्री लेनी है, और पेमेंट भी सारा फॉरेन करेंसी में होगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटी है ना, वो इंडिया में ही है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हो रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रहा है, इन द एंड पैसा एक फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही जाएगा। तो बैंक क्या बोलता है, देखो भाई, तुम्हें हम लोन तो दे देंगे, लेकिन हम इसको स्टिल कंसिडर करेंगे स्टडीज़ अब्रॉड की तरह, क्योंकि इन दैट फॉरेन करेंसी में पेमेंट होने वाली है सारी की सारी। तो बैंक क्या बोलता है, डिमांड करता है तुम दो स्टूडेंट वीज़ा। अभी भाई, ये स्टूडेंट जो है ये तो इंडिया में ही पढ़ने वाला है, इसको स्टूडेंट वीज़ा की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी वो इंडिया में ही है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो बैंक लोन नहीं मिलता है, बैंक से लोन नहीं मिलता है इन लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बैंक इन इंडिया आर हिटिंग अ यूनिक रेगुलेटरी रोड ब्लॉक रिगार्डिंग एजुकेशन लोन फॉर स्टूडेंट्स जो कि अटेंड कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन गुजरात इटसेल्फ। ठीक है, गिफ्ट सिटी में, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अवार्ड करती हैं फॉरेन डिग्रीज, कलेक्ट करती हैं फीस इन द फॉरेन करेंसी, तो ये लोन को क्लासीफाई किया जाता है स्टडीज़ अब्रॉड की तरह। हाउएवर, क्योंकि कैंपस तो फिजिकली इंडिया में लोकेटेड है, तो जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट है फॉर फॉरेन लोन वो बोलती है कि एक स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस बंदे के लिए। तो बैंक आर नाउ आस्किंग द गवर्नमेंट, अब बैंक जो है गवर्नमेंट से बोल रही है कि भाई इस चीज़ को या तो अमेंड करो, ठीक है, टू अमेंड द ऑफिशियल लेंडिंग गाइडलाइन टू रिजॉल्व दिस फ्रिक्शन। नहीं तो ये पागल बनती है, तो उस बंदे को लोन ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है उधर। तो बस यही पूरी न्यूज़ थी। अब आगे देखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन यही है, अब्रॉड ऑन इंडियन सॉइल। अगर हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, वो कैसे ऑपरेट करती है, इसका ज्यूरिडिक्शन क्या है। जो गिफ्ट सिटी है वो कंटेन करती है IFSC। फ्रॉम अ फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट, जो RBI है और गवर्नमेंट है उसको ट्रीट करती है, मतलब IFSC को कैसे ट्रीट करती है, एक फॉरेन टेरिटरी ऑपरेट कर रही है विद इन इंडियन बॉर्डर, ऐसे ट्रीट करती है इसको। तो एजुकेशनल सेटअप क्या है यहाँ पर, जो IFSCA है, एक रेगुलेटरी बॉडी है गिफ्ट सिटी की, हैज़ अलाउड फॉरेन यूनिवर्सिटी, उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर दिया है, स्पेसिफिकली जिनकी रैंक जो है टॉप 500 है ऑफ द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टू सेटअप, वो अपनी सेटअप कर सकते हैं इंटरनेशनल ब्रांचेस या कैंपस, IBCs और OECs ऑफशोर एजुकेशन सेंटर्स को, ठीक है, इंडिया में। तो 5 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम UK, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न आयरलैंड, उनको उनको अप्रूवल मिल भी चुका है। तो इवन दो एक स्टूडेंट जो है गुजरात में पढ़ रहा है, पर डिग्री जो है वो अवार्ड की जा रही है बाय द ओवरसीज पेरेंट इंस्टीट्यूट, और फीस जो है वो भी बिल और रेमिट हो रही है किसमें, फॉरेन करेंसी में। तो फ्रॉम द बैंक पर्सपेक्टिव, और बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से क्या है, ये जो पर्टिकुलर लोन है क्लासीफाई कैसे होगा, ये सेम तरीके से क्लासीफाई होगा एज अ लोन फॉर अ स्टूडेंट मूविंग टू लंदन और सिडनी। ठीक है, जो बाहर जा रहा है वैसे ही तरीके से लोन
क्लासीफाई होगा और इसमें भी स्टूडेंट वीज़ा की डिमांड होगी, जो 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 इंडिया में पढ़ने वाला बंदा है वो पूरी ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? द कॉम्प्लाइंस हर्डल, द वीज़ा प्रॉब्लम, वीज़ा एक्चुअली प्रॉब्लम है। द इमीडिएट इशू प्रिवेंटिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट किस में लाई करता है? लाई करता है इन द मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम। इसके इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं फॉर द स्टडीज़ अब्रॉड। कोई भी बैंक फॉर्मली सैंक्शन या डिसबर्स नहीं कर सकता लोन के फंड को अंटिल वो स्टूडेंट जो है एक वैलिड फॉरेन स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड कराए, तब तक नहीं कर सकता। और नेचुरली जो इंडियन सिटीजन ट्रैवल कर रहा है तो गुजरात, उसके पास तो होगा नहीं वो वीज़ा। तो विदाउट एनी ऑफिशियल एग्जामिशन इनटू द मेल्स फ्रेमवर्क, कोई भी बैंक मैनेजर इस पर्टिकुलर सिस्टम को बाईपास ही नहीं कर सकता, इस वीज़ा रिक्वायरमेंट को बाईपास ही नहीं कर सकता विदाउट वायलेटिंग देयर ओन इंटरनल कंप्लाइंस और ऑडिट रूल्स। ठीक है, तो ऐसे करके लोन नहीं मिलता है, ऐसे करके प्रिवेंट हो जाता है द स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट। द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉरेक्स एंड रेमिटेंस, ये आर्टिकल जो है ना और चीज़ों के बारे में बात करता है कि मनी एक्चुअली कैसे मूव करता है, उसकी मूवमेंट कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन करेंसी अकाउंट, अगर टू पे दीज यूनिवर्सिटीज एक रेसिडेंट इंडियन क्या है आर परमिटेड, वो परमिटेड है बाय द आरबीआई कि वो ओपन कर सकता है अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट विद इन द आईएफएससी। ठीक है, ये कर सकता है। और रेमिटेंस गाइडलाइंस क्या है भाई, बिकॉज द फीस आर पेड, जो कि फीस सारी की सारी पे किस में करनी है, फॉरेन करेंसी के अंदर करनी है टू द फॉरेन एंटिटी। तो अब आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम फ्रेमवर्क को यूज़ करके किया जा सकता है। ठीक है, सेम तरीके से। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में भी शेयर करना मेरी वीडियो, कि मेरा भी चैनल ग्रो हो। थैंक यू।